प्रणाम सभी दर्शकों को, 10 न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम। सभी हमारे आज के प्रतिष्ठित एड्यूप्रेन्योर्स को प्रणाम। आज का ये सीरीज का राष्ट्र पुनर्निर्माण की सीरीज का दूसरा कार्यक्रम है और आज हमारे साथ बहुत बड़े-बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार और दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कार्यक्रम का आधार क्या है और कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। कार्यक्रम ये केवल इस कारण से है कि जो एड्यूप्रेन्योर्स देश में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर, गांव में, रूरल एरियाज में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन्होंने इसको अपना एक उद्देश्य, अपना एक जीवन का ध्येय माना है कि हम अच्छी शिक्षा गांव में देंगे और सब बच्चों को, ताकि बाहर ना जाना पड़े, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस वहाँ एस्टेब्लिश किए। ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है। कार्यक्रम का शीर्षक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एड्यूप्रेन्योर्स। एड्यूप्रेन्योर्स का कंट्रीब्यूशन देश निर्माण में, देश पुनर्निर्माण में, ये कार्यक्रम का मेन थीम है। आज हमारे कार्यक्रम में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आए हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देना चाहता हूं। देखिए, शिक्षा भारत के लिए सर्वोपरि है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज के लिए पेरेंट्स सबसे ऊपर शिक्षा को मानते हैं। भले ही से पेरेंट्स निर्धन हो, भले ही से पेरेंट्स के पास साधन ना हो, वो अपने बच्चों को सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देना चाहते हैं। आपने देखा होगा भारत में माँ बाप अपनी भूमि, अपना सारा सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, अपनी भूमि बेच देते हैं, अपने पास जितना भी धन होता है वो गिरवी रख देते हैं, केवल इस बात के लिए कि उनके बच्चों को बेस्ट ऑफ स्कूल्स, बेस्ट ऑफ कॉलेजेस में एडमिशन मिले और उनके बच्चे सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इस पृष्ठभूमि में हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। शिक्षा हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है सदियों से, सहस्त्र वर्षों से। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आज शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कहाँ खड़ा है और भारत को आगे कहाँ जाना है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम सारे शिक्षा के स्टेक होल्डर्स से बात करना अति महत्वपूर्ण समझते हैं और ये कार्यक्रम इसीलिए एड्यूप्रेन्योर को इन्वॉल्व करके बनाया गया है। तो आज हमारे साथ जो एड्यूप्रेन्योर हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम श्री पवन सिंह चौहान जी, आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन आप इतने बड़े हस्ताक्षर हैं शिक्षा क्षेत्र में और टेक्निकल एजुकेशन में यूपी में आप एक बहुत बड़ा नाम है और आप सेल्फ मेड मैन हैं। निवेदन करूंगा सभी एक्सपर्ट से कि अपने आप को म्यूट कर लें, अपने आप को म्यूट कर लें ताकि वहां से शोर जब बोल रहे हो उनका तो डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं परिचय करा रहा था आपको पवन सिंह चौहान जी से, जो सेल्फ मेड मैन हैं। उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत अपने आप बने हैं, इनका कोई गॉड फादर नहीं है, ये स्वयं के अपने गॉड फादर हैं। और पवन सिंह चौहान जी बहुत बड़ा एक एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। ग्लोबल स्कूल भी है जो इन्होंने स्थापित किया है पिछले 5 वर्ष में और हजारों की संख्या में छात्र यहाँ से उत्तीर्ण होते हैं। पवन सिंह चौहान जी लखनऊ बेस्ड हैं और लखनऊ से ही हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं श्री अर्पित चड्ढा जी। श्री अर्पित चड्ढा आईटीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहिए या चेयरमैन कहिए, पूरा श्री चड्ढा जी चला रहे हैं। अभी इन्होंने आईटीएस को एक यूनिवर्सिटी बना दिया है, तो अब आईटीएस यूनिवर्सिटी के ये चांसलर भी हो जाएंगे कुछ दिनों में। और चड्ढा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, एमबीए हैं और स्वयं क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट में इनकी रुचि है, टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और कराटे के भी पैट्रॉन हैं। ये बहुत सारी एसोसिएशंस में बड़े बड़े स्थान पर उनके बोर्ड्स में हैं। हमारे अगले पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं मनीष मिश्रा जी, जो यंग आर्किटेक्ट हैं, बी आर्क, और इन्होंने मास्टर ऑफ टाउन प्लानिंग किया है। मनीष मिश्रा जी गोरखपुर के हैं और बड़े ही नेशनलिस्ट हैं। इनके मन में ये भाव रहता है कि पूर्वांचल पिछड़ा नहीं होना चाहिए, पूर्वांचल सबसे आगे होना चाहिए। और मैं स्वयं भी मानता हूं कि पूर्वांचल देश का सांस्कृतिक
रूप में अगर देखें तो देश में सबसे अग्रणी क्षेत्र है। वहां संस्कार से बच्चे पलते हैं और पूर्वांचल बहुत श्रेष्ठ क्षेत्र है भारत का। तो इनके मन में ये आया कि पूर्वांचल में कोई आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं है, तो इन्होंने आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट स्थापित किया और ये स्वयं ये चाहते हैं कि सब बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ें, उनको शिक्षा मातृभाषा में मिले, क्योंकि मातृभाषा में जब बच्चे पढ़ेंगे तभी वो इनोवेट और वो नवाचार कर पाएंगे। तो हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट श्री मनीष मिश्रा जी का अभिवादन। हमारे अगले एक्सपर्ट हैं श्री मयंक अग्रवाल जी। आप ग्रेजुएट हैं, एमबीए हैं, एलएलबी हैं और मयंक अग्रवाल जी यंग तो हैं ही, डायनेमिक हैं, बट उतने ही वाइज भी हैं। आप आईआईएमटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन हैं ग्रेटर नोएडा में, बट आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में भी बोर्ड में हैं और कई और अधिक बोर्ड में मयंक अग्रवाल जी बहुत बड़ा योगदान है आपका शिक्षा के क्षेत्र में। सारे ही एक्सपर्ट्स को बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं। पवन सिंह चौहान जी को तो कोई ऐसा अवार्ड नहीं जो ना मिला हो, अर्पित चड्ढा जी को भी, मयंक जी को भी, मनीष जी को भी, और इनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिलने हैं। आज इस कार्यक्रम में आपका अभिवादन करता हूं मयंक जी। हमारे अगले पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं श्री अनुज मंगल जी। ये एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। श्री अनुज मंगल जी ग्रेजुएट हैं कॉमर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एमबीए हैं। आप देखेंगे कि सारे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एजुकेशन से जुड़े हैं। अनुज मंगल जी पहले स्टॉक एक्सचेंज में देखते थे। सन 2000 में इन्होंने 2500 करोड़ का टर्नओवर किया एज स्टॉक एक्सचेंज में। मैं इन सब के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, ये अगर एड्यूप्रेन्योर्स शिक्षा में नहीं आते तो पता नहीं कितना पैसा कमाते, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि हम शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इनके पूर्वजों की ऐसी चाह रही होगी कि इन्होंने शिक्षा को अपना गोल समझा, जीवन का शिक्षा प्रदान करने को इन्होंने अपना एक ध्येय समझा और आज हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज मंगल जी 2000 में 2500 करोड़ का टर्नओवर करके ये शिक्षा में आए और इन्होंने बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट मंगल में ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया। अपने भाई अतुल मंगल जी के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनके कई प्रोग्राम्स बड़े प्रतिष्ठित श्रेणी में आते हैं। आज के ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं। हम कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को मैं बता दूं कि जब वो नहीं बोलेंगे तो म्यूट सिचुएशन में रहेंगे और एक दूसरे को क्रॉस नहीं बोलेंगे। जब एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट बोल रहा हो तो दूसरा पैनल ऑफ एक्सपर्ट हाथ उठा सकता है, मैं उसको नोट कर लूंगा और मैं उनको आमंत्रित करूंगा जब सही समय आएगा। तो इस डेकोरम के साथ हम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मैं आपको बता दूं कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले कि हम क्या कवर करने वाले हैं, किस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा विषय है जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। आज सबसे बड़ा चैलेंज जो आया है वो इस पैंडेमिक के कारण आया है और शिक्षा जगत भी उससे अछूता नहीं रह गया है। तो जो भी चैलेंजेस हैं वो एक एस्पेक्ट उसका पैंडेमिक रिलेटेड है, दूसरा एस्पेक्ट इसका ट्रेंड रिलेटेड है, मार्केट ट्रेंड रिलेटेड है, और तीसरा एस्पेक्ट इसका प्रतिष्ठा रिलेटेड है। तो मैं पहले एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। पैंडेमिक सिचुएशन में बच्चे कॉलेज और स्कूल में आ नहीं सकते, बच्चों को घर पे ही शिक्षा देनी है, शिक्षा उच्च कोटि की देनी है और शिक्षा इस प्रकार से देनी है कि बच्चे किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। ये एक पहलू है। तो डिजिटलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचर्स भी उसके लिए सक्षम हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस जुड़े हैं। चैलेंजेस ये कि यदि मान लीजिए सरकार आपको बोलती है कि आप बच्चों से फीस नहीं लेंगे क्योंकि पैंडेमिक में सब लोग घर बैठे हैं और बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, आप उनसे फीस नहीं लेंगे। फिर आपसे बोला जाता है कि आप टीचर्स को रेगुलर पेमेंट करते रहेंगे और ये आपसे बोला जाता है कि आप किसी भी टीचर को निकालेंगे नहीं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेयरमैन टीचर्स को निकालना चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं और उन परिस्थितियों के बारे में भी बात करेंगे और उन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए, आपके क्या सुझाव हैं और आप कैसे उनसे डील कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पैंडेमिक रिलेटेड इश्यू ये हुए। दूसरे इश्यूज हैं ट्रेंड रिलेटेड। ट्रेंड रिलेटेड में ऐसा है कि आज कोई भी बच्चा और मैं कहूंगा कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को वो कोर्स नहीं कराना चाहता जिस कोर्स में उनको जॉब ना मिले,
जिस कोर्स में वो पैसा ना कमाए। माँ बाप आज ये चाहते हैं कि पैकेज अच्छा हो बच्चे का, और गवर्नमेंट भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिए हैं, ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स बना दिए हैं कि केवल वही इंस्टीट्यूट जो प्लेसमेंट अच्छा करेंगे उनको अच्छा माना जाएगा। अनफॉर्चुनेटली सरस्वती माँ का मंदिर होते हैं इंस्टीट्यूट, तो अनफॉर्चुनेटली ये कि उन मंदिरों में यदि हम बजाय इसके कि बच्चे सक्षम विद्यावान बने, वैज्ञानिक बने, तकनीकी में श्रेष्ठ बने, टेक्नोलॉजिस्ट बने, हम ये सोचते हैं कि वो अच्छा पैकेज पाने वाले बने। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसके कारण शिक्षा जगत हमारा बहुत प्रभावित हुआ है और नेगेटिविटी में प्रभावित हुआ है। नेगेटिविटी इसलिए क्योंकि 100 बच्चे जब कॉलेज से निकलते हैं, 100 बच्चे जब 10+2 करके निकलते हैं, तो उनमें से केवल 30 बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में आते हैं। बाकी 70 बच्चे, 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग इन कॉमर्स, आर्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट्स में जाते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल में केवल 15% आते हैं। अब आप समझ लीजिए कि केवल 15% टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे। ये एक ट्रेंड है जो बहुत बहुत घातक ट्रेंड है। उसमें ऊपर दूसरी बात ये कि 100 बच्चों में से हायर एजुकेशन में केवल लगभग 20% आते हैं। तो अब आप समझ लीजिए 20% का भी 15% ओनली 3 रह गए। तो 3% बच्चे जो पास आउट होके आते हैं वो इंजीनियरिंग में आते हैं। इसी के कारण इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, इसी के कारण ये समस्याएं हैं। तो ये ट्रेंड रिलेटेड रहा। तीसरा चैलेंज है प्रतिष्ठा रिलेटेड। मैंने ये देखा है और आज आपसे जानना भी चाहूंगा आपके क्या विचार हैं। यदि कोई व्यक्ति सिनेमा हॉल लगाता है, मॉल लगाता है, यंग कोई व्यक्ति ये सब बिजनेसेस करता है, या कोई छोटा मोटा ऐप डेवलप कर लेता है, या छोटा मोटा कोई बिजनेस कर लेता है और अच्छा पैसा कमा लेता है, उसको फ्रंट लाइन पे बहुत बड़ा इनोवेटर और बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन यदि कोई कोई टैलेंटेड यंग यूथ जैसे मनीष मिश्रा जी, मयंक जी, अर्पित जी, पवन जी, अनुज जी, ये सोचते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट स्थापित करें, तो उसको वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती। उनको ये माना जाता है कि ये शिक्षा के माफिया हैं। उनको ये उनके बारे में ये बात करते हैं हम कि ये बहुत केवल पैसे के लिए इन्होंने इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया है। और ये जो बात प्रतिष्ठा की है, ये बहुत ठेस पहुंचाती है सभी एड्यूप्रेन्योर्स को। तो ये 3 विषय हैं जिनको हम कवर करेंगे, और सब तीनों को कवर करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एक इंस्टीट्यूट का बहुत महत्वपूर्ण प्लैंक है। यदि इंस्टीट्यूट सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है तो कोई लाभ नहीं है इंस्टीट्यूट होने का। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इस बात पे ध्यान दें सारे दर्शक कि पूरे समाज में यदि एक इंस्टीट्यूट खुलता है तो एक पॉजिटिव वेव का सृजन होता है, एक पॉजिटिविटी आती है समाज में। वहीं पे आप देखिए कोई और अगर व्यवस्था होती है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा मॉल खुलता है, कोई सिनेमा हॉल खुलता है, या कोई और कार्यक्रम होता है, उसके कंपैरिजन में इंस्टीट्यूट का खुलना एक पॉजिटिविटी लाता है समाज में, और इंस्टीट्यूट का बंद करना बहुत बड़ी नेगेटिविटी लाता है समाज में। तो इन शब्दों के साथ मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं श्री पवन सिंह चौहान जी को कि उनके विचार से इन सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो क्या कहेंगे, उनके क्या विचार हैं और वो क्या चाहते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए पवन जी। और वो क्या चाहते हैं कि पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्धारक इस देश के, वो कैसे क्या क्या करें जिससे देश में शिक्षा के स्तर पर हम नंबर 1 पहुंच जाएं। श्री पवन जी। सभी को प्रणाम। हमारे 10 न्यूज के सभी दर्शकों को और जो भी हमारे सम्मानित लोग हैं सभी को प्रणाम करता हूं। हकीकत में इस वक्त कोविड के वजह से पूरा देश कहीं न कहीं हमारा संघर्ष से जूझ रहा है। इसी संघर्ष में एक संघर्ष और होना चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर को और सरल और सहज कैसे बनाया जाए, और हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं या मैनेजर्स हैं या प्रोफेसर्स, हमारी जो डिग्रियां होती हैं, उसके लिए सरकार बस एक मैं विनती करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल रियायत करने की कोई जरूरत नहीं ज़्यादा। हमारा हर बच्चा अपने आप में सक्षम है और वो पेड करना चाहता है। वो चाहता है कि हमको बैंक गारंटी चाहिए, वो सरकार ले लेगी। अगर सरकार बैंक गारंटी सिर्फ ले ले तो पूरा देश का जो 3% है
हमारा जो इंजीनियरिंग में या प्रोफेशनल डिग्री में वो ट्रांसफर होता है, तो 30% तक हमारे बच्चे हमारे आराम से प्रोफेसर डिग्री या इंजीनियर या डॉक्टर्स या एडवोकेट्स बनेंगे। लेकिन वो सरकार कुछ न कुछ इसमें एक बड़ी पहल करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने चर्चा भी की थी सरकार से, सरकार ने पूरा आश्वासन दिया कि इस पर हम कुछ बड़ा पहलू उठाएंगे। हमारे बच्चे जो 80% गाँव में हमारा देश ये निवास करता है, और मैं गाँव के वासियों को प्रणाम करता हूँ कि वो इतने मेहनती, इतने ज़्यादा जुझारू होते हैं और देश के और राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित होते हैं। उनका काम करने का नज़रिया थोड़ा-सा अलग होता है। वो बड़े अच्छे से काम करने की भावना रखते हैं और समर्पित, जिस कंपनी में, जिस संस्था में जाते हैं, बड़े समर्पित भाव से काम करते हैं। तो हमारा युवा जो है, इस वक़्त पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारा युवा कंट्री हमारा है, और वो चाहता है कि मैं कुछ न कुछ देश के लिए करूँ, और अपने लिए करूँ तो देश के लिए वो कर रहा है। सीधा-सीधा सिस्टम है, मैं मानता हूँ। तो वो बड़ा काम करेगा, और आप देखिए आयुष की वजह से हमारा देश कितनी मजबूत स्थिति में बैठा है। आज आयुष भारत की अपनी खोज है, उसकी वजह से पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, और ये हमारा जो मिनिस्ट्री है या हमारा पूरा विश्व सलाम कर रहा है हमारे आयुष को, हमारे योगा को। उसकी वजह से हम लोग मजबूत हो रहे हैं। इस वक्त हर युवा हर घर में काढ़ा पिया जा रहा है। उसका नतीजा है कि युवा के अंदर एनर्जी आ रही है। डर, जो खौफ था कोरोना का, वो खत्म हो चुका है। नेगेटिविटी खत्म है। वो कोरोना बढ़ रहा है, ये अलग की बात है, लेकिन जो डर था, जो भय था, वो बहुत सारी चीजें हमारे युवाओं ने कम कर लिया है। तो मैं चाहता हूं कि बस इतना हमारे विचारों से ऐसा है कि सरकार एजुकेशन सिस्टम को कुछ ज्यादा पैसे लगाए। हमारी इंडस्ट्री जो फेल होती है उसमें बहुत सारा सरकार का सपोर्ट होता है। सरकार आके खड़ी हो जाती है, नहीं हम फेल नहीं होने देंगे, हम आपको साथ लेकर चलेंगे, दोबारा बाउंस बैक कराएंगे। हम लोग बस यही चाहते हैं कि जितने भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो राष्ट्र प्रेमी हैं, जो हम लोग समाज के लिए लगातार काम करते रहते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे चांसलर्स, और ये सारे लोग राष्ट्र के लिए काम करते रहते हैं। उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा सरकार को, बड़ी गंभीरता सोचना पड़ेगा। और अभी पवन जी, जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई बैंक गारंटी की। जी सर। तो मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है बैंक गारंटी से, थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए। सर, जो लोन होता है उसका एक गारंटर होता है। कोई भी लोन बगैर गारंटर नहीं हो पाता है। तो सरकार स्कॉलरशिप दे देती है, जो स्कॉलरशिप बच्चे होते हैं। अदरवाइज जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो वो चाहता है कि हमारा भाई 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का लोन हो जाए। तो पर ईयर उसको 80 या 75 टू 90 या 100 1 लाख आसपास जाता है। तो उसको बैंक गारंटी मतलब होता है कि जब वो जॉब मिल जाए उसको, तो 2 साल का उसका रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। 2 साल के बाद जो भी सैलरी उसकी बनती है, तो 20 to 30% वो जो भी पैसा लोन लिया है उसमें जाना चाहिए। क्योंकि आजकल तो हमारा आपका कहने का ये अर्थ है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पैसा सीधा इंस्टीट्यूट में आ जाए। पैसा जो उसके ऊपर व्यय हो रहा है, जैसे टीचर्स की सैलरी, जैसे इंस्टीट्यूट की व्यवस्थाएं, उनमें पैसा पेमेंट कर दे गवर्नमेंट, और सीधा वहां पेमेंट हो जाए। बच्चे को लोन ना दे सरकार, उस पे व्यय करे और बच्चे से गारंटी ले ले कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उस लोन को वापस करेगा। ये कहना चाहते हैं आप? जी सर, हमारा बस मेन मकसद है कि बच्चे लोन ले। लोन अभी जो बैंकर्स प्राइवेट बैंक से बहुत कम लोन कर रहे हैं, उसके 2-3%, 5% लोन करते हैं। कहने होता है कि हमारा बहुत ज्यादा लोन हो रहा है, ऐसा है नहीं। रियल स्टोरी बिल्कुल डिफरेंस है। हर बच्चा जो भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, किसी भी कोर्स करना जाना चाहता है, उसके लिए बैंक गारंटी अगर सरकार ले लेती है, तो वो बैंक पैसा देगा इंस्टीट्यूट को या बच्चे को देगा। वो बच्चे को पैसा देगा, बच्चा इंस्टीट्यूट को देगा। और जब इंस्टीट्यूट को पैसा आएगा, तो वो जो पैसा बैंक लोन दे रही स्टूडेंट पर, वो 2 साल के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या पीजी होने के बाद 2 साल के अंदर लगती जाती है 6 ईयर, लेकिन 2 साल में तो बढ़िया जॉब लग जाती है और वो अपने आप को मजबूत कर लेता है। उस कंडीशन में 20 to 30% वो बच्चे की सैलरी अपने आप कट करके बैंक जाए, और बैंक का जो भी उसका पैसा बकाया है वो विद इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट का लोअर साइज इंटरेस्ट ले बैंक, लेकिन लोअर साइड में। अगर 8% ले रही है तो
तो उसे लिए 4% या 3%, इस टाइप का सिस्टम बनाए। मुझको लगता है पूरा देश एक तरह से क्रांति आ जाएगी सर, और मजा आ जाएगा अपने देश को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पवन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो हेल्प है गवर्नमेंट की, इसको कनेक्ट कर देना चाहिए सारी व्यवस्थाओं से। जैसे आज मैं देखता हूँ कि टीचर्स जॉबलेस हो जा रहे हैं, फिर टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही, तो पूरा का पूरा कार्यक्रम ऐसा 360 डिग्री हो कि उसकी आवक गवर्नमेंट से हो और गवर्नमेंट उसको वसूले। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है, ऐसे शिक्षा स्पेंड करे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं चौहान जी। आप देखिए कि गवर्नमेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को पैसे देती है, जैसे मान लीजिए IITs, NITs, उनको पैसे चले जाते हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को कोई भी सहायता नहीं मिलती गवर्नमेंट से। तो आज इस पेंडेमिक में क्या गवर्नमेंट को कोई पैकेज नहीं देना चाहिए था? सर मेरे विचार से ये किसी भी कॉलेज का उसका इतिहास उठा के देख लें, उसका जरा प्रोफाइल देख लें, और वो इनको लग रहा है पिछले 3 साल से कॉलेज अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छे बच्चे पढ़ा रहे, अच्छे प्लेसमेंट कर रहा, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ऐसे जो भी चुनिंदा कॉलेज हैं, उन कॉलेज को जा करके ये सरकार हजारों करोड़ रुपए अदर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में या बहुत सारी IITs में लगाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सहायता चाहिए बस, तो सिर्फ एक सहायता ये चाहिए कि जो बच्चे को पढ़ना चाहता है उन बच्चों को मदद कर देगा, और बैंक गारंटी के सहित उन कॉलेजों को भी सपोर्ट मिल जाएगा। अभी इसमें कोरोना लॉकडाउन में लगभग 20% इन्होंने जो फरवरी में जो भी पैसा बकाया था उसको 20% उन्होंने दिया है सारे इंस्टीट्यूट, पूरे देश के इंस्टीट्यूटों को। तो लेकिन अब जिनका लोन नहीं था उनको नया लोन नहीं मिल पा रहा, तो अब जो उनका लोन था उनको तो थोड़ा फायदा मिल गया, और जिनका लोन नहीं उनको मिल नहीं रहा। तो ये और बैंक सब हाथ खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि उनको बेचारों को कुछ है भी नहीं। तो सरकार ऐसी स्थिति में जितने इंस्टीट्यूट हैं उनको गारंटी से दे, इंटरेस्ट भी ले, लेकिन एक मिनिमम इंटरेस्ट के साथ में उनको 2 साल का, 1 साल का, 2 साल का पीरियड मिलना चाहिए। और बैंक को हम फ्री, हमको पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत हमको चाहिए कि बैंक भी सपोर्ट करे, और थोड़ा बहुत अगर उनको सरकार को लगता है कि हमें इतने % में ब्याज रहित दे सकते या ब्याज मैं दे दूं, हम सपोर्ट चाहिए, हमको सिर्फ बैंक से सपोर्ट चाहिए, सरकार से सपोर्ट चाहिए। और सारे इंस्टीट्यूट हमारे सक्षम है, अपने आप में खड़े होने में सक्षम है, वो काम करना जानते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए काम करने के लिए उनकी भावनाएं हैं। और राष्ट्र हित में बच्चों से शिक्षा के अलावा हमारा राष्ट्र कभी भी आगे अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। हमें शिक्षा स्ट्रक्चर, शिक्षा हमारी मजबूत नहीं होगी, हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत नहीं है, शिक्षा पद्धति नहीं मजबूत होती, साथ में हमारी संस्कारित शिक्षा होनी चाहिए। अब आज का जो सबसे बड़ा मोटो है सर, संस्कार बहुत जरूरी है। जब संस्कार सहित हमें शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, तो देश का एक बड़ा हमारा जो एक पहलू है, हमारे 33% 40% जो हमारा युवा है, वो सारा पूरा देश को मजबूती स्थिति में लाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और बहुत अच्छी बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात कही है पवन जी। पवन जी, आपसे अंतिम प्रश्न कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन आपसे। पहले एक समाज कल्याण की स्कीम होती थी जिससे बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बने पिछले सालों में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसमें बहुत धांधलियां भी रही और बहुत सारे केसेस ऐसे आए माल प्रैक्टिसेस के, उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले बहुत कुछ हुआ करता था, कुछ कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था थोड़ा जब थी, लेकिन आज की डेट में सर मैं गारंटी शुदा कहता हूं कि इस देश में एक भी स्कॉलरशिप गलत तरीके से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो सिस्टम बना दिया गया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बहुत ट्रांसपेरेंट। लेकिन समाज कल्याण का जो पैसा पहले आता था उसमें इतनी बैरिकेडिंग कर दी गई है, इतनी ब्रेकर लगा दिए गए हैं, उसकी वजह से मुश्किल से 20 से 30% बच्चों को पैसा आ पा रहा है, 70% तक बच्चों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। ये सब बड़ी स्थितियां खराब हो गई हैं, इस वजह से बच्चे और इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं। और अब बैंक, सरकार ये बना ले, सीधा सिस्टम बना दे कि जो बच्चा पास आउट होगा 1 साल के बाद मिलेगी स्कॉलरशिप। लेकिन जब 1 साल बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा और पास करेगा, 1 साल के बाद स्कॉलरशिप। लेकिन स्कॉलरशिप सुनिश्चित करें कि जो भी बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, 2 लाख रुपए की अगर उसकी एनुअल इनकम नहीं है या एनुअल इनकम कम है 2 लाख रुपए से, तो उस 2 लाख का क्राइटेरिया जो उन्होंने लिया है, बहुत अच्छा क्राइटेरिया लिया है, उन बच्चों को जरूर मिले। उसमें बहुत सारे बैरिकेडिंग लग गए हैं कि 60% कम मार्क्स वाले को नहीं मिल पाएगी, तो ये बड़ी समस्या है।
तो वो बच्चा पढ़ना चाहता है। और सर गाँव का बच्चा या जो 2 लाख से कम इनकम वाले हैं, सर बड़े मेहनती होते हैं और बहुत मन से काम करते हैं और बड़े दिल से काम करते हैं। वो पवन जी, वही हिंदुस्तान, जी सर, वही हिंदुस्तान। क्विकली, बड़ा क्विकली आप 3 पॉइंट बताओ सरकार को, आपके सुझाव, 3 सुझाव क्विकली। सर एक पहला सुझाव कि जो भी इस वक्त कोविड के टाइम पर बच्चा पढ़ रहा है वो बड़ा मजबूर है, कैसे पास किया जाए। और सर जितने इंस्टीट्यूट हैं वो भी परेशान है, क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं, बेचारे दे कहाँ से। तो एक सुनिश्चित करें कि पेरेंट्स का भी मतलब के अंदर से थोड़ा सा किसी तरीके से मलिनता ना आए। तो ये रखें कि इंस्टीट्यूट वो बच्चा पास आउट हो तो उसकी जो भी डिग्री और मार्कशीट वो कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाए, जो अभी तक सरकार मतलब जो भी संबंधित यूनिवर्सिटियां हैं वो अपना दे रही थी। दूसरा सर, आगे आने वाला टाइम पर बैंक गारंटी, जो अगला साल सेशन आने वाला है, वो बैंक गारंटी के साथ हर बच्चे को लोन प्रोवाइड किया जाए कम इंटरेस्ट में। ये दूसरा। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारी फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट के बीच का जो एक रेशियो बनेगा, अब हमारा अभी तक 15% था, अभी नैक है और बहुत सारे हमारे जो चल रही कि उसकी वजह से ही एनबीए कराएंगे तब उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए कम से कम 1 से 2 साल का रिलैक्स मिले। और दूसरा जो 15:1 का रेशियो था वो 25 या 30 का रेशियो 1 होने का, क्योंकि हमारे पास प्रोफेसर ही नहीं इतने, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो सर, वो डिग्री है ही नहीं कि हम इतने प्रोफेसर को दे पाए। ये 3 पॉइंट सर हमारे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले एक्सपर्ट के पास चलते हैं और मैं जानना चाहता हूं मयंक जी से। मयंक जी कृपया बताएं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है देश में कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यूनिवर्सिटी बन जाना चाहते हैं, वो एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहना चाहते। और उस ट्रेंड से रिलेटेड मेरा प्रश्न ये है, अब जैसे मान लीजिए पवन सिंह चौहान जी हैं, इतने वर्षों से इन्होंने इतनी प्रगति की है, इतना ग्रो किया है, तो क्या इनको सरकार को स्वयं इन्हें यूनिवर्सिटी नहीं बना देना चाहिए था? और जो ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड क्यों कोई इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति सरकार से निवेदन करे? सरकार क्यों ना निवेदन करे कि आप यूनिवर्सिटी बनाइए? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? क्या मान है? सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आदरणीय खानदान साहब के और से यहाँ पर हो रहा है। मैं सर आपका जो सवाल है यूनिवर्सिटी वाला, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, प्रोत्साहित गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण है सर। आज की डेट में अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बनता है तो वो एक इंडिपेंडेंट मोड के अंदर आता है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन से बाहर आता है। देखिए, ईश्वर की कृपा से हम ग्रेटर नोएडा में एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और मेरठ के अंदर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो मैं दोनों को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि क्या डिफरेंस है और किस तरह की फ्रीडम जो है एक यूनिवर्सिटी चलाने वाला एक्सपेक्ट करता है और क्या क्या उसको फायदे उसके मिलते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारा करिकुलम, हम लोग आज बाउंड हैं। अगर हम कॉलेज की तरफ जाते हैं तो हम जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उस यूनिवर्सिटी के अंडर हम लोगों को अपने आप को उस करिकुलम के हिसाब से मूव करना पड़ता है। बट अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो करिकुलम हमारा इंडिपेंडेंट है, हम उसको एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट अपडेट कर सकते हैं, उसको एनहांस कर सकते हैं और इंडस्ट्री से लिंक कर सकते हैं, जो कि हम अगर यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं तो बहुत बड़ा बैरियर हमारे सामने होता है। मैं ये जानना चाहता हूं मयंक जी, आपका जो ग्रेटर नोएडा का इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट को आपका आईआईएमटी मेरठ से क्यों नहीं एफिलिएट कर दिया जा सकता? क्या प्रॉब्लम है? वो आप एफिलिएट कर लीजिए इसको। नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि हम अभी 5 साल से ये रूल सही है क्या? ये रूल सही है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसको हम एफिलिएट कर सकते हैं, बट अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके अंडर में हम सेम स्टेट के अंदर दूसरी ब्रांच नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? क्या प्रॉब्लम है? आप ये बताइए मयंक जी, ये बताइए, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी के अंडर मेरठ में है और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा में है, उसको एफिलिएट कराने के लिए आपको एकेटीयू जाना पड़ता है, तो आप क्यों नहीं अपनी यूनिवर्सिटी में एफिलिएट कर लें उसको? क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस ऐसी कुछ नहीं है, हम बाउंड हैं। हम चाहते हैं, इनफैक्ट हम चाहते हैं अगर हमें वो इंडिपेंडेंस मिल जाए। Not be. You should be allowed to have your own engineering college.
यूपी। ओके, यस, अगर हमें फ्रीडम मिल जाए, वो एक्ट में अमेंडमेंट हो जाए, तो डेफिनेटली हम लोगों की चॉइस रहेगी कि हम अपने अपने ग्रेटर नोएडा वाले इंस्टीट्यूट को, जो एकेटीयू के अंडर में आता है, अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंडर में ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास वहाँ फ्रीडम होगा काम करने का, करिकुलम डिजाइन करने का फ्रीडम होगा, इंडस्ट्री लिंक करने का फ्रीडम होगा। स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हम अच्छी करिकुलम एक्टिविटीज से, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज से इंटरेक्ट करा पाएंगे और अच्छा एक सिनेरियो, अच्छा एक एक्सपोजर दे पाएंगे। बट क्योंकि अभी गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस इस तरह की हैं कि वो नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग बाउंड है। अगर ऐसा एक्ट आ जाए, ऐसी रेगुलेशंस आ जाए, तो वी वुड डेफिनेटली गो फॉर दिस थिंग। मयंक जी एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं, उनको किसी इंस्टीट्यूट में कोई सैलरी मिलती है, किसी इंस्टीट्यूट में कोई सैलरी मिलती है, तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता कि सब इंस्टीट्यूट में टीचर को सेम, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां सबकी सैलरी फिक्स है, तो ऐसे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं फिक्स हो सकती है सैलरी, सब टीचर्स को एक ही सैलरी मिले और निश्चित तौर पर किसी की कटे ना। आऊंगा मैं आपके पास अनुज जी, अभी अर्पित जी का नंबर है, इनके बाद फिर आपके पास आऊंगा जी। देखिए सर, आपने जो बात बोली कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी गवर्नमेंट की तरह से एक स्लैब बन जाए और सबको सैलरी सेम मिले एज पर देयर क्वालिफिकेशन, एज पर देयर एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा अगर सिमिलरिटी होगी तो अच्छा होगा। लेकिन सर आज देखिए, सब इंस्टीट्यूट्स के अपने अपने बेंचमार्क हैं। आज कोई इंस्टीट्यूट कुछ सैलरी दे रहा है अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से, अपने स्टूडेंट के हिसाब से, अपने इनपुट के हिसाब से। कोई इंस्टीट्यूट कुछ फीस चार्ज कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूट कुछ फीस चार्ज कर रहा है। अगर कोई इंस्टीट्यूट एक कोर्स की 1 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहा है, तो यूपी के अंदर ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो 50,000 रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं सेम कोर्स की। तो सर इतनी डिस्पैरिटी अगर एक कोर्स के अंदर, सेम कोर्स के अंदर, सेम डिग्री सेम यूनिवर्सिटी से मिल रही है, डबल फीस का डिफरेंस होगा, तो सर सैलरी एक सी नहीं दे पाएंगे। ये तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं आके मिलके ऑन द टेबल बैठ के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि इतनी डिस्पैरिटी ना हो, सेम फीस हो सबकी और सेम सैलरी दे पाए। अगर ऐसा हो पाएगा तो डेफिनेटली टीचर्स के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और उनको एक अच्छा पैकेज मिल पाएगा। कभी किसी गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने, गवर्नमेंट ने बुलाया है कि मयंक जी आप आइए, विचार दीजिए अपने, पवन जी आप आइए, बताइए कैसे शिक्षा करें, या आप अर्पित जी आप आइए, बताइए, हमको सुझाव दीजिए, आप इतने वर्षों से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमें गाइड करिए, किसी ने कहा? सर हम तो इसी इंतजार में रहते हैं कोई हमसे पूछे। हमारे पास इतने सजेशन, इतने सुझाव हैं और जिससे कि एक सिस्टम एक अच्छा बन सकता है। अब बस कोई बुलावा हमारे पास कहीं से, लखनऊ से आ जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट से आ जाए और तुरंत हमको जाके हम एक 10 पेज का, 15 पेज का एक दे दें अपना रिप्रेजेंटेशन की ये चीज अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस होंगे। और सर बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस चीज की। अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलके एक पॉलिसी बनाए और पॉलिसी बना के एचआरडी मिनिस्टर साहब को या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को दें, तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट होगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। उसका कारण सर ये है कि हम लोग, देखिए वो भी बहुत एजुकेटेड है, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, ऑफिसर्स भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, नेता भी हैं, सब हैं। लेकिन सर हम लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उस चीज को फील कर रहे हैं कि क्या स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है, क्या हमारा शिक्षक प्रॉब्लम फेस करता है। उस प्रॉब्लम को हमसे ज्यादा अच्छा शायद कोई नहीं बता सकता कि हमारे स्टूडेंट को क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है जब उसका प्लेसमेंट होता है, जब हम एडमिशन लेते हैं हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किस तरह से हम लोग को सस्टेन करने में प्रॉब्लम आती है। हमसे ज्यादा हमारे दिल का हाल कोई और बयान नहीं कर सकता कि अगर हमें उस डिस्कशन के अंदर, उस पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी जब वो बने, हमें शामिल कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन, रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन हम जरूर दे पाएंगे और एक अच्छा स्टूडेंट अल्टीमेटली हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में हमारे पास जो इनपुट आता है वो ऐसा इनपुट आता है कि हम उसको इंजीनियर नहीं बना सकते। इट इज अ हार्ड फैक्ट। मैं सॉरी बोलते हुए इस बात को बोलूंगा कि उस स्टूडेंट को हमें 4 साल लग जाते हैं जब वो एक यूपी बोर्ड का 50% परसेंटेज लेके वो स्टूडेंट अगर आकर इंजीनियर बनना चाहता है, हमारी मजबूरी होती है हमें उसे एडमिशन लेना, क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है, हमें एडमिशन लेना पड़ता है। 4 साल हम सब इंस्टीट्यूट वाले इस कश्मकश में रह जाते हैं कि उसको इंग्लिश सिखाएं, उसको बुकिश लैंग्वेज जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस्क्राइब करिकुलम है हम उसको वो पढ़ाएं, या जो प्रैक्टिकल नॉलेज जो उसको एक्चुअली इंडस्ट्री में जाके करना है कल को एमबीए करने के बाद या बीटेक करने के बाद, हम उसको वो सिखाएं। उन तीनों चीज के बीच में हम फंसते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन के निकलता है वो प्रोडक्ट ना तो इंग्लिश बोल पाता है बहुत अच्छे से, ना वो बहुत अच्छे से इंजीनियर बन पाता है, और वो एक प्लेसमेंट करने में हमें भी प्रॉब्लम आती है और कंपनीज अल्टीमेटली आगे क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हमसे होती है, स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन हमसे होती है,
यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेशन हमसे होती है कि हम एक अच्छा प्लेसमेंट दें, लेकिन इन सब लिमिटेशन के साथ मैं इस ओपन फोरम पे कहना चाहूंगा, इन सब लिमिटेशन के साथ क्या कोई इंस्टीट्यूट किस तरह से अच्छा प्लेसमेंट दे पाएगा, वो उस बच्चे को इंग्लिश सिखाए या उसको कराए। सर मैं इस बात को रेफर करूंगा पवन सिंह चौहान जी को, क्योंकि उनका जो विचार है वो आपसे एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट है। उन्होंने अभी कहा कि हमारे यहाँ गांव के बच्चे आते हैं, 45% के बच्चे आते हैं, लेकिन हमारे शिक्षक इतनी मेहनत करते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर से भी अधिक मेहनत करते हैं। हमारे बच्चे जो आ रहे हैं वो नंबर भले ही से उनके कम हो, लेकिन वो कुशाग्र और निपुण होते हैं। और पवन जी के इंस्टीट्यूट के बच्चे देश विदेश में, और आपके यहाँ से भी बच्चे देश विदेश में, एल्यूमिनाई आपके दूर दूर अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं। मुझे तो हर्ष तब होता है जब मैं देखता हूँ कि यूपीटीयू के स्टूडेंट्स के नीचे आईआईटी के इंजीनियर्स काम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किसी को पूछने हो तो मैं बता सकता हूँ कि यूपीटीयू का पढ़ा हुआ बच्चा वो चीफ है और उसके नीचे काम कर रहे हैं आईआईटी के ग्रेजुएट्स। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अनम्यूट करिए और आप ये बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि केवल 90% के बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं और 50 और 45% के बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते? सर मुझको लगता है कि जो 45 और 40 वाले हैं, 40 से और 60 के बीच वाले, ऐसे बेहतरीन इंजीनियर बनते हैं, क्योंकि समाज के साथ इनकी बड़ी अच्छी परख होती है, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ में सामाजिक जगहों से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको जो सामाजिक परख और सामाजिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है और बड़ी संसदीय होते हैं। सर इसका एक प्रत्यक्ष नमूना है, पिछले 6 साल से लगातार 4 से 5 गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज आते हैं और सब गांव के बच्चे आते हैं जो सर अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहा है, वो सर हमेशा मेडल लेकर आता है और यहाँ से भी निकलता है। तो मैक्सिमम बच्चे आईटी में पहुंचते हैं क्वालिफाई करके, उस बच्चे पर सर चप्पल होते हैं और जूते पहन के नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी वो टॉपर है। और सर बड़ा ताजुब करेंगे, जो बच्चे शहर के ज्यादा वेल क्वालिफाइड होते हैं, अच्छे हो जाते हैं, उनको जॉब दिलाओ तो कहेंगे हमको बड़ी प्रोफाइल चाहिए, वो जॉब करने नहीं जाएंगे। जो सर गांव के बच्चे होते हैं, जो भी पैकेज मिलता है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का पैकेज मिलता है, बड़े सेटिस्फाई हो, बड़े खुश और बड़े। अच्छा पवन जी ये बताइए कि ये जो 90% वाले बच्चे, क्या गवर्नमेंट को ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए कि जिन बच्चों के मार्क्स 75% से अधिक हैं वो आप लोगों के इंस्टीट्यूट में एडमिट हो, और जिनके 45 से 75% है वो आईआईटी में एडमिट हो और कोई एंट्रेंस टेस्ट ना हो? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? हमको लगता है जो ये बच्चे आईआईटी में पहुंचेंगे तो पूरा देश की दशा दिशा बदल रख देंगे, क्योंकि जुनून होता है इनके अंदर, एक पागलपन होता है इनके अंदर, जबरदस्त काम। मैं मयंक जी के पास आता हूँ दोबारा से। मयंक जी, क्विकली आप 3 सुझाव बताइए जो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। जी सर, देखिए मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि देखिए मैं एक अगर फार्मेसी कॉलेज लगाना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल के साथ सर आपको कोट करता हूँ, मुझे उस फार्मेसी कॉलेज शुरू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाना है, मुझे यूनिवर्सिटी के पास भी जाना है, मुझे एआईसीटी के पास भी जाना है, मुझे पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भी जाना है, तब जाके मैं एक फार्मेसी कॉलेज स्टैब्लिश कर सकता हूँ, उसको चला सकता हूँ। सर एक सिंगल विंडो सिस्टम अगर हो जाए कि एक ही एफिलिएटिंग बॉडी हो जाए, एक ही गवर्नमेंट बॉडी हो जाए जो कि उसको रेगुलेट करे, तो हमारा जो टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी इन सब चीजों में लग रहा है वो हम स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए, कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे करिकुलम बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मेरा पहला सुझाव। दूसरा सुझाव सर मैं कहूंगा कि अगर हमारा करिकुलम हमसे सलाह करके, हमसे डिस्कस करके और इंडस्ट्री ओरिएंटेड बन जाए तो शायद स्टूडेंट को और ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, प्लेसमेंट में और ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब तक नो डाउट एकेटीयू अपने करिकुलम को रिवाइज कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है सर, बट जब तक वो करिकुलम रिवाइज होकर आता है हमारे पास और जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और जब तक हमारा स्टूडेंट पास होता है, वो करिकुलम आउटडेट हो जाता है, वो लैंग्वेज मार्केट से आउट हो जाती है और वो प्लेस होने लायक बच्चा नहीं बचता। हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी इतनी मिल जाए कि हम उसको लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से कुछ चीजें करा दें। हमें अगर 8 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट भी हमें ऐसे मिल जाए कि आप इसे अपने हिसाब से पढ़ाइए, क्योंकि सर देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं चाहेगा उसका बच्चा प्लेस ना हो। हर इंस्टीट्यूट चाहता है उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो, गुडविल अच्छी बने। हमें अगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी मिल जाएगी तो हम उसको लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाएंगे, यस वो हम कराएंगे सर, और हम उसको ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, मार्केट के स्टैंडर्ड, मार्केट के लेवल के हिसाब से हम उसे खड़ा कर पाएंगे। तीसरा सर, तीसरा मैं चाहूंगा, अगर हमारा स्टूडेंट, हमारा भारत का स्टूडेंट, हमारा यूथ सर बहुत टैलेंटेड है, हमारी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है, लेकिन हम इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसे राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करें। और सर जैसे पवन जी ने भी कहा,
हमारे हमारे स्टूडेंट के पास इतना माइंड है कि वो नए-नए इनोवेशन, नए-नए रिसर्च कर सकता है। गवर्नमेंट थोड़ा-सा स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की सर, एमएसएमई है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ये सब पॉलिसीज़ और स्कीम्स हैं। बट सर कितनी 100% इम्प्लीमेंटेड है, ये इस पे विचार करने की आवश्यकता है। अगर वो पॉलिसीज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए और स्टूडेंट को और इंस्टीट्यूशंस को उनका बेनिफिट मिल जाए, तो डेफिनिटली हमारा स्टूडेंट, हमें आज चाइना से कुछ भी इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे स्टूडेंट, हमारे यूथ के अंदर इतना टैलेंट है कि सब कुछ खुद बना सकते हैं और चाइना से अच्छा बना सकते हैं। थोड़ा-सा वेरी गुड, गवर्नमेंट को पॉलिसी के अंदर भी चेंज करने की जरूरत है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं, अब हम अपने अगले एक्सपर्ट के पास आते हैं, ब्रिलियंट एक्सपर्ट श्री अर्पित चड्ढा जी, जिन्होंने अभी ये फाउंडर चांसलर हो जाएंगे अपनी नई यूनिवर्सिटी के, ITS यूनिवर्सिटी बन गई है, मुझे पता चला है। बहुत बहुत बधाई अर्पित जी। आप छोटी छोटी बात पे बड़ा क्रोध कर लेते हैं, जब शिक्षा में अच्छे काम नहीं होते तो इनको रोष आता है कि हम उसको कैसे ठीक कर दें। आप कर्णधार हैं चीजों को ठीक करने के अर्पित जी। हम आप सब आपकी तरफ देखते हैं कि अर्पित जी चीजों को ठीक करें। तो अर्पित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न जो है वो रिलेटेड है, प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। आज पूरे समाज में ये माना जाता है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके संस्थापक पैसा बनाने के लिए इंस्टीट्यूट इन्होंने खोले हुए हैं, और ये अध्यापकों का शोषण कर रहे हैं और ये बच्चों का शोषण कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? थैंक यू। मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर खंडल सर, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ आपका। ITS एजुकेशन ग्रुप 95 में इस्टेब्लिश हुआ 25 साल पहले। आपके जैसे बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही सीनियर एकेडमिशियंस की बदौलत ITS आज वहाँ है सर जहाँ हम हैं। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि आपने आज मुझे मौका दिया आपके साथ इस सेशन में लाइव होने का। I would also like to wish all the fellow panelists a very very good morning to you all. सर, आपके सवाल पे आते हुए, जो कि ये माफिया और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर एक्सप्लोरिंग, सर इसका बहुत ही सिंपल आंसर मैं देना चाहूँगा। अगर हम एक एम्प्लॉयमेंट रेशो देखें, इंडिया में 23.50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एज ऑन अप्रैल 2020। आई होप आई एम ऑडिबल सर। यस यस, वेरी मच। और बहुत सही पॉइंट उठा रहे हो, बहुत अच्छा पॉइंट उठा रहे हो। तो सर, लुकिंग एट द अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ITS हो, चाहे वो कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कंट्री को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है इस अनएम्प्लॉयमेंट रेशो को कम करने में। उसके बावजूद सर, जैसे कि आपने कहा, जो एक रिस्पेक्ट प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डिजर्व करता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसमें सर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा आपके क्वेश्चन में। फ्यूचर इंडिया का यूथ है, हम सब लोग इस बात को मानते हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है सर, मैं सबको बताना चाहूंगा, मोर देन 50% इज अंडर द एज ऑफ 25 ईयर्स। सूनर इंडिया की जो एवरेज एज पॉपुलेशन होगी वो 29 ईयर्स होगी। ये सब स्टैटिस्टिक्स फिगर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि हम सब इस बात से सहमत हैं कि फ्यूचर यूथ के ऊपर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इंडिया का फ्यूचर यूथ संभालेगा। सर, ये यूथ सबसे ज्यादा हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास है, ITS इंस्टीट्यूशन या कोई और इंस्टीट्यूशन। जब हम लोगों के पास ये फ्यूचर है। चड्ढा जी, प्रश्न ये आ जा रहा है कि यूथ को तो हम बांट दे रहे हैं, यूथ को तो हम कह दे रहे हैं इसके 45% मार्क्स आए हैं, 50% आए हैं, ये इंजीनियर बन ही नहीं सकता। वो जो टैलेंटेड यूथ है, संस्कारी यूथ है, जो कुछ भी बन सकता है, उसको तो हम वहीं बांट दे रहे हैं इस पे कि आप इंजीनियर बन ही नहीं सकते। इसके बारे में क्या विचार है? सर, मेरा ओपिनियन थोड़ा इसमें ये है कि ऐसा कुछ नहीं है सर। पर्सनली मैं फिर से अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। सर, 10th क्लास में मेरे 60% नंबर थे, 12th क्लास में मेरे 85+% नंबर थे। ये मैं अपनी तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बस ये चाहता हूँ, एक परसेंटेज के बेसिस पे एक इंसान का फ्यूचर नहीं डिपेंड करता। मैं अधिकतर अपनी सारी स्पीचेस में कहता हूँ, नंबर लाना जीवन का शुरू और अंत नहीं है। ITS में भी हम लोग जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं सर। मेरा जो आपका सवाल है उसका सीधा आंसर सर ये है, ये मैं नहीं सहमत हूँ कि 50% वाला बच्चा जो एडमिशन लेगा वो इंजीनियर या मैनेजर नहीं बनेगा। ऐसा सर बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात अर्पित जी, आप ये बताइए कि आजकल ये देखा जाता है हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट के 90 से ऊपर मार्क्स हैं,
95% मार्क्स आ गए तो भी वो ये कहते हैं कि 100 आते। एक ये बात। दूसरी ये बात कि जो 100% वाला बच्चा है वो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में आता ही नहीं, वो चला जाता है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो लेडी श्रीराम में चली जाती हैं वो बच्चियां, और वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इन सब कॉलेजेस में चली जाती हैं। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज से 30-40 किलोमीटर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइन लगी है बच्चों की, सब 90 से ऊपर, 95 से ऊपर, और आप तरस रहे हैं कि आपके यहाँ बच्चे एडमिशन लेने नहीं आते। तो ये जो विरोधाभास है समाज का, ट्रेंड का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सर आपका क्वेश्चन का आंसर एक एक करके करूंगा सर। आपने मुझसे सर पूछा कि जो 90-95% स्टूडेंट्स है वो हम लोगों के पास नहीं आता। सर ये हार्श रियलिटी है। स्टूडेंट की प्रेफरेंस सर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी रहती है, लेकिन सर उसके बावजूद मेरा पर्सनली ये मानना है, जैसे कि हम लोग इतने 25 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास सर स्टूडेंट्स आते हैं। और ये हमारे जो टीचर्स हैं सर, जो जिन्हें मैं बैकबोन कहता हूँ एक संस्था की, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हम नहीं चलाते, मैं नहीं चलाता सर मेरा इंस्टीट्यूट एकेडमिशियंस चलाते हैं सर, टीचर्स चलाते हैं। टीचर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है सर। तो सर हमारे यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपने कही कि 90% नहीं आते। इनफैक्ट सर अगर हम लोग अच्छा काम करें जो हम लोग कर रहे हैं तो काफी स्टूडेंट्स आते हैं। और मैंने सर आपसे पहले भी बहुत बार शेयर किया, हमारा डेंटल कॉलेज जो चल रहा है इंडिया में, अब जैसे डेंटल कॉलेज की अगर बात करें सर, पूरे इंडिया में 32 स्टेट से हमारे पास बच्चे आते हैं। सर ये अपनी अपनी मेहनत के ऊपर है, कई चीज़ों का नाम हो जाता है, ब्रांड हो जाता है, जैसे IIT, IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी का ब्रांड हो गया है। लेकिन सर उसके बावजूद हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन अगर मेहनत करें तो मुझे नहीं लगता सर कुछ भी असंभव है। देखिए अर्पित जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, आप स्टेट गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोलिए, कहीं भी वेबसाइट पे ITS के अचीवमेंट का कोई चर्चा है? IIMT के अचीवमेंट की कोई चर्चा है? SR ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन का फोटो है? क्या हमारे अच्छे अच्छे अध्यापक, क्या एक पैनल नहीं होना चाहिए अध्यापकों का यूपी के? क्या यूपी सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि हमारे राज्य में इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित अध्यापक हैं, क्या अध्यापकों का एक पैनल नहीं होना चाहिए, एक पोर्टल नहीं होना चाहिए? क्या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनकी गरिमा का, उनके बारे में वेबसाइट पे गवर्नमेंट के नहीं होना चाहिए? सर मैं आपकी बात से 110% अग्री करता हूं कि इस पॉइंट को सर मैं ऐसे ऐड करूंगा, हमारे कंट्री में सर बहुत सारी रेटिंग रैंकिंग्स होती हैं, NIRF है, NAC है, NBA है, इसके अलावा सर और बहुत सारी रेटिंग रैंकिंग्स हैं जिनके मैं पर्सनली बहुत खिलाफ हूँ। रेटिंग रैंकिंग सर जैसे कि आपने कहा एकेडमिशियंस को करनी चाहिए, एक पैनल होना चाहिए हाईली क्वालिफाइड एकेडमिशियंस का जो कि पैरामीटर सेट करें और वो लोग जज करें कि क्या ITS अच्छा कॉलेज है या नहीं है। तो सर जैसे कि आप बाकी लोगों से भी सुझाव पूछ रहे हैं, मैं आपके इस सवाल में एक सुझाव भी देता हूं कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर क्वालिफाइड एकेडमिशियंस को ही, एक पैनल को ये हक अधिकार देना चाहिए कि वो रेटिंग रैंकिंग अवार्ड रिलीज कर सकें, ना कि सर कोई भी ऐसे ही कोई भी आके बच्चों को कंफ्यूज करता है सर, इंस्टीट्यूशंस को ये ऑफर देके कि ये रैंकिंग खरीद लो, ये अवार्ड खरीद लो। हम लोग सर पर्सनली इन चीजों के बहुत खिलाफ हैं, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस बात को कह भी पा रहा हूं। और मैं 110% सर आपसे अग्री करता हूं, एकेडमिशियंस should be included and should only be the people who should judge and rate the institutions and give the country the way ahead how to go with it. अच्छा अर्पित जी, मुझे ये बताइए कि अभी जैसे मान लीजिए बहुत सारे शिक्षक गण जॉबलेस हो रहे हैं, तो उनको कंटिन्यूटी में उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट बाय द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए क्या? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट हर चीज के लिए एक वो ला रही है, स्कीम्स ला रही है कि भाई ये कोरोना कोविड पैंडेमिक में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इस सेक्टर को ये स्कीम दी जाएगी, इस सेक्टर को ये स्कीम दी जाएगी। बट सैडली द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज, बाकी पैनलिस्ट सर ऑलरेडी कह चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, एजुकेशन ऐसी कोई स्कीम नहीं एग्जिस्ट करती सर। बच्चा फीस नहीं दे, फैक्ट, कॉलेज टीचरों को सैलरी दे रहा है,
फैक्ट है। और अनएम्प्लॉयमेंट की सर बात करें, मैं एक बहुत ही अच्छा स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल। एक नैसकॉम का भी रिसेंट सर्वे हुआ था। उस सर्वे में सर उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में 40% ऑफ करंटली एम्प्लॉयड पीपल विल अनएम्प्लॉयड वो रील ना किए गए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब टेक्नोलॉजी जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है। अभी सर मैंने आपको बताया ऑलरेडी करीबन 24% अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इस देश का है। ये सर बढ़ेगा ही अगर रीस्किलिंग नहीं हुई। अब मैं सर गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये रीस्किलिंग करेगा कौन? रीस्किलिंग सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट रीस्किलिंग कब और कैसे करेंगे? उन्हें सर प्रॉपर रिसर्च ग्रांट्स देनी चाहिए, एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। बाकी पैनलिस्ट ऑलरेडी कह चुके हैं, फिर वो बात रिपीट होगी सर। मेरा पर्सनल ओपिनियन है देयर शुड बी अ पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स फॉर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो चाहे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो, बनाने में यूज हो, फ्यूचर ऑफ द इंडिया को एक राह दिखाने के लिए यूज किया जाए सर। वेरी गुड अर्पित जी, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात आपने उठाई। मैं बल्कि यही बात मयंक जी ने भी कही थी, एमएसएमई एसएमई। मेरा बल्कि ये कहना है कि एमएसएमई और एसएमई की स्कीम्स सारी की सारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए कि कोई इंस्टीट्यूट आएगा स्कीम लेने और प्रोजेक्ट लेने। जो प्रोजेक्ट देने वाले हैं उनको जाना चाहिए इंस्टीट्यूट के पास कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते। तो हम अब अगले एक्सपर्ट के पास आते हैं और अगले एक्सपर्ट हमारे हैं अनुज मंगल जी। मैं अंत में आऊंगा मनीष जी के साथ, क्योंकि वो बड़ी मेरे हृदय से बड़ी समीप ऐसी बातें करते हैं, तो मैं उनके पास अंत में आऊंगा और समापन का, हमारे समारोह का समापन भी मनीष जी के साथ ही होगा। बट मैं अनुज जी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। अनुज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सभी पैनलिस्ट ने कहा, एक प्रश्न आपसे है, जरा सोचिएगा। आपके इंस्टीट्यूट में टीचर है, वो आपके इंस्टीट्यूट का हो गया। चड्ढा जी के इंस्टीट्यूट में टीचर है, वो चड्ढा जी का हो गया। पवन जी के इंस्टीट्यूट में वो पवन जी के इंस्टीट्यूट का हो गया। क्या ये सही है? क्या टीचर्स एक रिसोर्स नहीं है पूरे देश में? क्या स्टूडेंट्स देश के नहीं है? स्टूडेंट्स उस इंस्टीट्यूट के नहीं है जहां वो पढ़ रहे हैं। इन स्टूडेंट्स तो पूरे देश के हैं, अध्यापक तो पूरे देश का है। यदि वो पूरे देश का है तो देश के रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड होने चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टीचर अगर अच्छा है तो चड्ढा जी के यहाँ पढ़ा ले, चड्ढा जी का टीचर है वो आपके यहाँ पढ़ा ले? और ये क्यों ऐसा नियम है कि केवल इंस्टीट्यूट 9 से 5 चलेंगे या 9 से 3 चलेंगे? सारी रात जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार जाता है। देखिए, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इंडस्ट्री से आता हूँ। इंडस्ट्री में 1 मिनट का शटडाउन भी करोड़ों का लॉस है। शटडाउन नहीं होने देते हैं, वो कहते हैं कंटिन्यूअस चले। जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने बनाई, करोड़ों रुपए लगाए, और वो 3-4 बजे ताला बंद, फिर अगले दिन 9 बजे खुलेगा। तो आपके इस बारे में क्या विचार है? ऋषि के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? एक मिनट अनुज जी, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ यूपी, महाराष्ट्र, ये सब स्टेट शिक्षकों का एक काडर हो और सब शिक्षकों को एक बेसिक सैलरी मिले? वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, वो भले ही घर बैठे रहें, क्योंकि एक शिक्षक भले ही पढ़ाएगा नहीं तो भी वो समाज का संरक्षक। और उसके बाद दे आर फ्री टू टीच एवरीवेयर। जो भी कॉलेज, अभी देखिए वो कॉन्सेप्ट तो समाप्त हो गया कि टीचर स्टूडेंट रेशियो, अब कोई कॉलेज में आ ही नहीं रहा, सब तो डिजिटाइज वे में सब हो रहे हैं। तो अब टीचर स्टूडेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका क्या कहना है अनुज जी? सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि टीचर जो है वो एक रिसोर्स होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टीचर आज की डेट में देखेंगे, इसमें अगर आप मेल और फीमेल का, सबसे पहले अगर आप जेंडर देखेंगे तो मेल फीमेल का जेंडर आपको आज की डेट में 20% या 15% इवन जो है मेल मेंबर्स मिलेंगे एज ए टीचर इस प्रोफेशन में, और 80% आपको फीमेल्स मिलेंगे। एम आई ऑडिबल सर? जी जी, एम आई ऑडिबल? बहुत अच्छे, वेरी नाइस। आपको जो है जेंडर रेशियो देखेंगे तो 20% मेल मिलेंगे आज के डेट में टीचर्स, और 80% जो है आपको इसके अंदर फीमेल्स मिलेंगी।
उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि टीचिंग प्रोफेशन में आज बहुत अच्छी सैलरीज नहीं है। गवर्नमेंट कहती है पवन जी म्यूट कर दीजिए, पवन जी म्यूट करिए। हाँ, यस, सॉरी। उसका एक सर रिसोर्स इस वजह से नहीं हो पाता है कि फीमेल्स जो हैं ये बीच में डिवाइडेड हैं, प्रोफेशन एंड होम दोनों के बीच में। जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री 24 आवर्स वर्क करती हैं और शटडाउन नहीं होता, वो चीज़ इन रिसोर्सेज के साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं शेयर हो सकती है। जैसे डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, वेबिनार्स के थ्रू शेयर हो सकती हैं। गवर्नमेंट को कहीं पे उन्हें इनवाइट करना है, इनवाइट कर सकती हैं, वो लीव लेके ओडी लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है सर कि जो इसमें मेल मेंबर्स कम हैं, जो मैंने अभी क्वेश्चन रेज किया, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट कहती है 7th पे कमीशन आप पे करें। वी ऑल एग्री कि हमें पे करना चाहिए और हम करना चाहते हैं ईमानदारी, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। इट विल बी अ प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर हम 7th पे कमीशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस पे कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपने प्रदेश में एक स्टेट फिक्सेशन कमेटी बनाई हुई है। स्टेट फिक्सेशन कमेटी के पास हर साल हम जाते हैं, वो आपको 80,000 से 1 लाख रुपए की फीस देती है। आपके पास आज की डेट में डिमांड एंड सप्लाई का खेल चल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कभी कभी किसी किसी कोर्स में कम है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो रेवेन्यू आपको देने के लिए चाहिए वो रेवेन्यू आप गेन नहीं कर रहे। जबकि अगर हम IIT IIM को देखें, वहाँ पे इतनी ग्रांट और एड मिलती है जिसकी वजह से वो लोग 7th पे कमीशन भी दे पाते हैं। अगर हम देखें कि रिसोर्सेज और टीचर पे जो खर्चा होता है एंड वट एवर रेवेन्यू वी आर गेटिंग, वो सबसे पहले मिसमैच है। यहाँ पे जो है ये कहीं मैच ही नहीं करता। आज की डेट में देखा जाए प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज सेल्फ सस्टेन्ड होके काम कर रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। आज की पेंडेमिक सिचुएशन में भी अगर उन्हें कोई पैसे की शॉर्टेज है तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि लोग लोन उठा के और फिर टीचर्स को सैलरी पे कर रहे हैं। जब तक उस गैप को भरा नहीं जाएगा, फीस फिक्सेशन कमेटी इसी तरीके से काम करती रहेगी कि जी आपकी 1 लाख रुपए से ऊपर सैलरी नहीं जाती, ये मिसमैच रहेगा। सबसे पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे खर्चे क्या हैं, क्या ज़रूरतें हैं और वो फीस से मैच करती है या नहीं करती। इसके लिए पवन जी ने एक बहुत अच्छा शुरू में सजेशन दिया लोन का। लोन 2 तरीके से हो सकता है। एक उन्होंने बताया कि बच्चा जब कमाता है उसके साथ अटैच कर दिया जाए और उसकी पेमेंट से उसे डिवाइड कर दिया जाए कि भी इतना परसेंट जो है उसकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा एक मॉडल आजकल मार्केट में और आया है सर, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस, कि अभी जो है कुछ NBFC कंपनीज, मेरे ख्याल से डॉक्टर खंडाल जी, मैं हूँ आपके सामने। अभी सर एक बहुत अच्छा मॉडल मेरे सामने और आया है। कुछ NBFC कंपनीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग लोन। उनका कहना ये है कि आप हमारे साथ टाई अप कर लीजिए, जिन बच्चों को लोन चाहिए उन बच्चों को हम लोन प्रोवाइड कर देंगे और पूरा लोन दे देंगे। उनसे हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हम उस बच्चे के साथ उसकी 12 इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर देंगे या 10 इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 2 लाख रुपए फीस है, 20,000 रुपये महीने की उसकी किस्त बांध दी, उससे इंस्टीट्यूट को भी टाइमली पेमेंट आने लग जाएगी जो है, जिससे उसको जो खर्चे करने हैं, सैलरी देनी है, उनकी दिक्कतें कम होंगी, प्लस बच्चे को ईजी हो जाएगा। तो ये अगर मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो फीस रिसीव या फीस फिक्सेशन कमेटी और हमारे खर्चों के बीच में गैप है, आई थिंक इस बात से सारे इंस्टीट्यूट एग्री करेंगे कि ये बहुत बड़ा गैप है इन दोनों। अच्छा अनुज जी ये बात बताइए कि आप एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन उनके लागू होते हैं, ये किसका उत्तरदायित्व है कि आपको जो सीट मिली है वो सारी सीटें भरी जाएं? क्या ये उत्तरदायित्व यूनिवर्सिटी का नहीं है? सर बिल्कुल यूनिवर्सिटी का है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है, वो हमारे को सीट रिस्ट्रिक्शन के साथ देती है। रिस्ट्रिक्शन हम ये मान के चलते हैं कि उतना बच्चा वो देंगे हमारे को, और उसके लिए अगर देखा जाए तो वो अगस्त में जाके या जुलाई एंड में जाके हर साल ओपन करते हैं कि अब आपकी सीट्स खाली रह गई हैं, अब आप एडमिशन ले लीजिए।
वेयर एज आज की डेट में देखा जाए यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे आते हैं आपको, किसी कोर्स में 2, किसी में 10, किसी में 25, 40, 50, बस। बाकी उसके बाद टाइम कहाँ रह जाता है सीटें भरने के लिए। मेन अच्छा, टाइम ये बताइए अनुज जी, ये एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, हाइपोथेटिकल है, लोग हंसेंगे भी, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न आते हैं तो मैं पूछ रहा हूँ। जरूर जरूर सर। क्या ऐसा नहीं हो सकता, देखिए लाखों की संख्या में बच्चे अपीयर होते हैं जेई एग्जाम में, मेन जेई में, उसके बाद उनका हजारों की संख्या में एडमिशन होता है, मतलब लाखों की संख्या में बच्चों का एडमिशन आईआईटी में नहीं हो पाता। अब क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनका एडमिशन आपके इंस्टीट्यूट्स में करा दे गवर्नमेंट, और ये कहे कि आपको डिग्री आईआईटी की मिलेगी। मतलब बच्चा आपके कॉलेज में पढ़े, वो आईआईटी का एंट्रेंस फेल हुआ है लेकिन आपके यहाँ पढ़ा है, और वो आईआईटी का सिलेबस पढ़े, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, वो आईआईटी का सिलेबस पढ़े लेकिन आईआईटी का सिलेबस आपके टीचर्स पढ़ाएं उसको, और उसके पश्चात एनीवेज आप तो एग्जाम कंडक्ट करते नहीं हो, एग्जाम तो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसके साथ एफिलिएट हो वो करते हैं। आप एक खुला ऑफर दो गवर्नमेंट को कि हमारे बच्चों का एग्जाम आप आईआईटी स्तर का कराओ। क्या ये एज ऑन डेट मैं सर एज ऑन डेट तो आपका सजेशन अच्छा है कि उसे आईआईटी की डिग्री मिले बच्चे को जो है, लेकिन एज ऑन डेट इस पे कमेंट करना अभी मेरे लिए मुश्किल है कि भी उसे आईआईटी की डिग्री। ओके, चलिए आप नहीं करें, मयंक जी आप बताइए इसके बारे में। लेकिन सर इस बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे को एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी जरूर होनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं मयंक जी से जानना चाहता हूँ, मयंक जी का क्या कमेंट है इस बारे में। सर देखिए, हाइपोथेटिकल तो है क्वेश्चन और कमेंट करना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो बनता है इन केस कि आईआईटी की डिग्री हमारे स्टूडेंट्स को मिले, तो सर मैं ये कहूँगा कि हमारे स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे नो डाउट, और जो हमारे टीचर्स हैं वो आईआईटी वाले टीचर्स के कंपैरेटिवली मेहनत कम नहीं करते, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिस्पॉन्स वो दे पाएंगे, टीचर्स भी अच्छी मेहनत करेंगे और एक अच्छा स्टूडेंट क्रिएट कर पाएंगे। अगर ऐसा हो पाता है प्रैक्टिकली तो ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए अच्छा होगा, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए। जी आप बताइए, आपका क्या विचार है इस बारे में। सर बहुत ही अच्छा सजेशन लगा मुझे पर्सनली ये सर, बिल्कुल भी फनी सजेशन नहीं है ऑनेस्टली। और इतने स्टूडेंट्स हैं सर जिनका ड्रीम है आईआईटी में पढ़ना, देयर शुड बी सम पॉलिसी which कैन बी मेड rather than simply just putting them into any institution। गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए सर, मेरा पर्सनल व्यू इसमें ये रहेगा कि भाई जो लोग नैक ए ग्रेड एग्रेडेटेड हैं, जो एनबीए हैं, गवर्नमेंट के जो टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें इन स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए। और आईआईटी की डिग्री कैसे लिंक करनी है सर, इसको प्रॉपर पॉलिसी बननी चाहिए। ये सर पर्सनली मेरे को बहुत ही अच्छा सजेशन लगा सर आपका, बहुत लोगों का ड्रीम पूरा होगा ये। मनीष जी आपका क्या विचार है। सर मुझे तो लगता है मेरा इंस्टीट्यूट खुद ही आईआईटी है, तो मुझे एक्चुअली लगता है कि इफ स्टूडेंट इज इनोवेटिव एनफ तो उसको शायद एक्चुअली आईआईटी या ना आईआईटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बच्चों को और मुझे ऐसा लगता है कि एवरी स्टूडेंट को हमको उस तरह से ही ग्रूम करना है कि उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है या कहाँ है, उसको बल्कि क्लास में भी ग्रुप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो अपने क्लास से बाहर है, बल्कि उसको इनकरेज करना चाहिए कि आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो आपको उनके एक अपने दायरे में ना बात करके बाहर के बच्चे हैं उनसे भी इंटरेक्ट करिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जहां भी आपका इंटरेक्शन हो सके अपने आप को इंटरेक्ट कराइए और अपने दायरे को किसी देश, समाज, क्षेत्र उससे बढ़ करके आगे बढ़ जाइए। तो आईआईटी होना ना होना मेरे लिए बहुत फर्क नहीं पड़ता, मेरा पर्सनल ओपिनियन। मनीष जी ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आईआईटी होना ना होना, नाम वाम का कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे का टैलेंट और शिक्षक का ज्ञान ये इम्पोर्टेंट है ना जी। मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए पूरे देश में जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोटा में हो, चाहे विशाखापट्टनम में हो, चाहे मेरठ में हो, चाहे बुलंदशहर में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वो अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, उनमें प्रगति हो रही है, वो बढ़ रहे हैं, और समाज के जो अभिभावक हैं वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा के खूब फीस देने को तैयार हैं। लेकिन जब बात आती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई की, तो वही पेरेंट्स
बिल्कुल डिफरेंट व्यू रखते हैं और वो फॉलो नहीं करते। कोचिंग इंस्टीट्यूशन लाखों ले लेगा बच्चे से, वो कर लेंगे। तो आपके विचार से क्या ये एंट्रेंस एग्जाम का जो कल्चर है ये होना चाहिए देश में, ये अलाउ करना होने देना चाहिए? सर एक्चुअली जैसे कि हर आदमी एक बेंचमार्किंग के हिसाब से अपनी लाइफ को सेट करता है, उसका एक तरीका होता है कि हम यहाँ पहुंचेंगे। जैसे कि हमारे क्षेत्र में आईएएस बनने का बहुत लोगों को भूत सवार रहता है, या आईआईटीएन बनने का बहुत भूत सवार रहता है, डॉक्टर्स। डिपेंड ये करता है सर एक्चुअली कि हम अपने बच्चों को समाज में, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आज के डेट में अगर आपके सामने कोई अंग्रेजी बोलता है तो शायद आप मान के चलते हैं कि वो पढ़ा लिखा है। उसी तरह से हमारी डिग्रीज भी उसी आप कई बार एक किसान शायद एक आईआईटीएन से ज्यादा इनोवेटिव निकल सकता है, या फिर एक्चुअली एक आपका मैकेनिक हो सकता है, वो शायद ज्यादा इनोवेटिव हो इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन। तो हमें बेसिकली अगर हम मूलभूत चीजों पे अगर हम आ जाएं, जैसे कि आपकी भाषा है, कि अगर हम हर उस व्यक्ति को एनकरेज करें जो जिस टैलेंट में हो। जैसे आप बंदर को आप चीते की रेस नहीं दौड़ा सकते, और वैसे ही चीते को आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो बंदर की तरह। इस तरह से वी हैव टू एक्चुअली सेग्रीगेट थिंग्स, और उसके हिसाब से अगर हम हर बच्चे को उसके अब जैसे मेरे लिए या मैं अगर किसी गांव का पैदाइशी बच्चा हूँ, सरकारी विद्यालय से पढ़ करके आया, हो सकता है मुझे वो ग्रूमिंग या एक्सपोजर ना मिला हो। ऐसे में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट को ही अगर आगे बढ़ा पाऊँ, या उसमें और भी जो सुधार हो सके उसको कर सकूं, और जो भाषा मुझे आती है, जो चीजें मुझे पता है, अगर उसी क्षेत्र में उसी तरीके से मुझे बढ़ाया जाए, तो हो सकता है कि सर एक्चुअली मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो। कई बार तो होता है कि सर एजुकेशन की आवश्यकता भी एक स्तर के बाद शायद ना हो, क्योंकि लाइफ के अपने स्किल्स होते हैं, वो स्किल सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर एक्चुअली। इसलिए एक जो पहले आप किसी बच्चे को रेगुलेट करते हैं, फिर पेरेंट्स को रेगुलेट करते हैं, इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करते हैं, धीरे धीरे हम हर चीज गवर्नमेंट से मांगने लगते हैं, गवर्नमेंट ये दे, गवर्नमेंट दे। मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट भी अपने आप को बेसिक एक जगह से बात के बाद अपने आप को हटा ही लेना चाहिए उसको। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर एक्चुअली। तो अगर हम इस स्तर पे आ जाएं तो शायद हम ज्यादा बेटर कर पाएंगे कंपैरिजन कि हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखें। मनीष जी, आप बहुत अच्छा, अभी आता हूँ आपके पास सनुज जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपसे सुझाव भी नहीं लिए हैं अभी, मैं आऊंगा, मुझे पूरा पता है किस किस के पास आना है। मनीष जी, आप बहुत अच्छा कार्य करते रहते हैं, मुझे पता है। आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को लिख के आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि आर्किटेक्ट BA-B बेसिक वाला BSc के बराबर हो। इतना बड़ा फ्लॉ था, मैंने जब वो पूरा पढ़ा तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि 4 साल में B.Arch मिलती है और उसको हम इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट नहीं मानते थे। दिस वाज रियली शॉकिंग। सर काउंसिल में जैसे कि हम लोग 5 साल का कोर्स करते हैं, तो 5 साल में जो हमारा एक्ट है वो कहता है, जो B.Arch का कोर्स है 3+2 में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो मैंने उनसे कहा कि कोई भी बच्चा अगर आर्किटेक्चर में एंटर करता है तो 3 साल के बाद यू अलाउ हिम टू, क्योंकि 3 साल का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स होता है, और करेंटली पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भेजा गया है कि आप 3 साल के जो पार्ट 1 है उसको आप B.Arch बेसिक के नाम से नाम दें, और 2 साल का जो एक्स्ट्रा कोर्स है वो करने के बाद जो है बच्चा टोटल आर्किटेक्ट अपने आप को कह सके काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद, तो जो B.Arch की डिग्री के थ्रू होगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि 3 साल का जो डिजाइन बेस है, जो फाउंडेशन है, उसके बाद बच्चा लॉ कर सकता है, उसके बाद बच्चा MBA कर सकता है, उसके बाद बच्चा अपने आप को कई जगह पे कर सकता है। तो एक डिजाइन का फाउंडेशन और साथ में लॉ का एक फाउंडेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से एक वो जो वाइडन होगा वो, और उसके बाद हो सकता है बच्चा वापस भी आए और बोले मुझे B.Arch भी कंप्लीट करना है। इन दिस ये बताइए मनीष जी, अभी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने एक नोटिस निकाला, सारे आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट को लिखा कि आप लोग कोई भी बच्चों को नाटा की तैयारी नहीं कराएंगे। सर अब तो उसका कि आपने फ्री में तैयारी कराई तो आपका एफिलिएशन समाप्त हो जाएगा, ये एक ही बात नहीं है। मेरी तो लंबा झगड़ा हुआ एक्चुअली काउंसिल से, झगड़ा ही मैं बोलूंगा, क्योंकि एक्चुअली काफी लंबा बहस करना पड़ता है। तो उसमें हुआ यूं कि मैंने उनको ये बोला कि देखिए साहब, आप पहले बोलते थे कि नाटा जो है इंस्टीट्यूट कराते हैं तो शायद एक्चुअली वो कुछ गड़बड़ करते होंगे, तो आपने टेस्ट सेंटर्स भेज दिया। अब तो कोविड आ गया, आप टेस्ट सेंटर भेजेंगे तो बच्चा बीमार हो सकता है, तो अब क्या करेंगे? तो मैंने उनको बोला कि आप नाटा को ऐप पे ले आइए, क्योंकि जहां आप ऐप पे ले आएंगे, जैसे अभ्यास ऐप लॉन्च किया है, तो उसी बिहाफ पे तो बच्चा अपने घर पे भी एग्जाम दे पाएगा। तो उन्होंने बोला पॉसिबल कैसे होगा? तो मैंने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये कैसे पॉसिबल होगा। जब मैंने उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर दिया तो उनको समझ में आ गया कि ये मानेगा नहीं। तो अब हुआ यूं कि सर अभी आज ही सुबह एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें काउंसिल ने नाटा को बोला है कि नाटा आप अपने घर से भी दे सकते हैं।
तो सर एक्चुअली अब नाटा का वो जो लफड़ा था कि और अब ड्राइंग का एग्जाम जो पढ़ाने की बात होती है, अब ड्राइंग का एग्जाम ऑनलाइन में असेसमेंट कैसा होगा अब किसी को नहीं पता है कि वो क्या आएगा, तो ऐसे में कोचिंग का सिस्टम ही खत्म हो गया। तो एक्चुअली क्या है सर, ये जो सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो होता है, सिंप्लिसिटी इज अ बेटर सोल्यूशन, कि आप किसी चीज को कॉम्प्लेक्स करें और उस चीज को समझना और उस चीज को समझाना, ये हम एजुकेशनिस्ट का काम है, क्योंकि हम डायरेक्टली चीजों में इन्वॉल्व हैं। मनीष जी, आपने टाउन प्लानिंग में मास्टर्स किया है। जी सर। क्या इस देश में टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग यही होता रहेगा, कभी विलेज प्लानिंग नहीं होगा? सर एक्चुअली मैंने गांव का विकास हो, विलेज प्लानिंग हो। सर जहाँ पे प्लानर्स, सरकार सब घुसती है, इंडस्ट्रीज घुसती है, मतलब जो मॉडर्न सिस्टम घुसते हैं, वो चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं एक्चुअली। तो शायद विलेजेस ही प्लान करें तो शायद ज्यादा बेटर होगा, रेदर देन कि हम प्लान करें। हम उनको एक मॉडर्न एमिनिटीज की उन तक पहुंचा दें और उसके बाद वी अलाउ देम टू एक्चुअली ग्रो इन देयर ओन डायरेक्शन, वो ज्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू एक्चुअली कि हम उनको प्लानिंग में, जैसे मान लीजिए ब्रॉडबैंड हो गए, सड़कें हो गई, 24 इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, उनको अर्निंग के मेथड हो गए, ब्रॉडबैंड, मतलब वो सारी चीजें पहुंचा दें और चिकित्सा पहुंचा दें। उसके बाद सर अपने आप ही, अब जैसे कोविड-19 आप देख रहे हैं, हम लोग घरों पे हैं अपने, हमारी सारी व्यवस्थाओं को श्रिंक कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो शायद हमें गांव ज्यादा अच्छे भी लगे, क्योंकि हमारे गांव बहुत दूर नहीं है, हम जहां पर हैं शायद वहां से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर, और हो सकता है बाहर तो सर है ही कि सबर्बन कॉन्सेप्ट है, एक सीबीडी में लोग काम करने जाते हैं और बाकी फिर अपने गाँव में ही जाके काम करते हैं। तो गांव की सर इम्पोर्टेंस। जी मनीष जी, मेरा आपसे निवेदन भी समझिए और सुझाव भी समझिए। आप अपने आर्किटेक्चर कॉलेज को जी एक आइडियल विलेज की तरह से क्यों नहीं विकसित करके दिखाते हैं गवर्नमेंट को? वहां पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करें, वहां पर आप फूड एंड फूड प्रोसेसिंग स्टार्ट करें, और ये एक आप युवा हो तो आप इसको क्यों नहीं सोचते हो इस बारे में कि आप गोरखपुर में इस तरीके की व्यवस्था करें? और योगी जी आपके यही हैं तो उनसे मिलके इसको करिए। सर इस बारे में तो मैंने बहुत कोशिश किया है, और एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग के लिए तो मैं, जैसे कि हम लोग के अपने लैंड यूजेस होते हैं, उस लैंड यूजेस में एक्चुअली जब आप कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो उस लैंड यूज की एक लिमिटेशंस होती है कि उस लैंड यूज के अलावा अगर आप किसी लैंड यूज में करेंगे तो आपको नोटिस पहुंच सकते हैं। बट एनीवे स्टिल मैंने कोशिश किया था कि फूड प्रोसेसिंग का कोई कोर्स ले करके आई कैन टेल देम कि भाई मैं फूड प्रोसेसिंग का कोर्स है, लेकिन एक्चुअली हर जगह इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बट मैं उनको उसका कोई हवाला नहीं दूंगा। और आपने जो मुझे बोला है वो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आज आपने उसको स्टार्ट कर दिया है तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा इमीडिएटली। प्लीज करिए, है ना। मैं अनुज मंगल जी के पास आता हूं। मंगल जी, आप ये बताइए कि 3 क्विकली सुझाव दीजिए, आपकी ओर से क्या सुझाव हैं 3? सर एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे पहले जरूरी है रिसर्च एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट को बहुत फंड खर्चना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन बहुत छोटी है और जितनी पॉपुलेशन है आज की डेट में उससे ज़्यादा हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं एवरी ईयर स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन से ज़्यादा, और फिर भी उनका बजट हमारे से बहुत बड़ा है, जबकि हम उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ये कि हमारे को 10th और 12th में आपने अभी एक क्वेश्चन रखा था कि कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें टीचर पेरेंट्स जो है प्रेफरेंस देते हैं। मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स उनके थ्रू अपने सपने पूरे करते हैं। अगर ईमानदार वो सपना देखते हैं कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, हम उनकी स्ट्रेंथ पहचानने की जरूरत नहीं समझते। आज की डेट में अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो वेल रिनाउंड हिस्ट्री में हमारे एक गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य। उनके 5 पांडव शिक्षक थे, वो स्टूडेंट्स थे। उन्होंने भी उनकी स्ट्रेंथ और स्किल देख के उनको कोर्स कराया था कि कौन भाला अच्छा चलाता है, कौन गदा अच्छा चलाता है, कौन तीर अच्छा चलाता है। अगर सबको, जैसे भी मनीष जी ने कहा कि सबको अगर कह देते कि सांप, बिच्छू, चीते को सबको कह दिया जाए कि पेड़ पे चढ़ जाओ, तो फेलियर दिखने लगेंगे सारे के सारे, अगर अलग अलग प्राणी को सेम कल्चर में। तो लेकिन लेकिन सबको ट्राई तो किया जा सकता है, कोशिश करो। ट्राई किया जाएगा सर, मछली कैसे चढ़ेगी? ट्राई तो किया जा सकता है। अच्छा, ट्राई करने का तरीका ये है कि हमें उनकी स्ट्रेंथ जो है, इंडिया में काउंसलर्स अच्छे होने चाहिए आफ्टर 10th, जो कि उनकी स्ट्रेंथ पहचान कर। हाँ जी सर। अनुज जी एक प्रश्न पूछता हूँ, ये आप
पांचों से प्रश्न है, और बड़ा तीखा और बड़ा सीधा और बड़ा सरल प्रश्न है। देखिए, आज जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में टीचर हैं, उनकी ये कंप्लेंट है कि हमारी मार्च के महीने से सैलरी कम कर दी गई इंस्टीट्यूट्स में, और उनका ये कहना है, जाके वो ज्ञापन दे रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स बने जा रहे हैं टीचर्स में से ही, उनको इकट्ठा करके ज्ञापन दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने पूरे साल की फीस ले ली, लेकिन हमारी सैलरी में कम कर रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। मैं मंगलमय इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बहुत ईमानदारी से ओपन प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा। देखिए, आप अपने इंस्टीट्यूट का छोड़ें, अभी हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। आप एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, शिक्षा के कर्णधार और उसके पैट्रॉन हैं। आप उस एंगल से उसका उत्तर दीजिए। सर, जो टीचर्स मेनली ये समझ रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स को पूरी फीस कलेक्ट हो गई है, वो नहीं है। मेन दिक्कत यहाँ पे है। दूसरी चीज दिक्कत क्या है कि ये एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, वो जो है ब्रेक हो गया इस समय, उसमें दिक्कत आ रही है। ओके, मयंक जी, आपका क्या कहना है? तो देखिए, मैं अनुज जी की बात को कंटिन्यू करते हुए कहूँगा कि हाँ, अभी तक हमारी भी लास्ट ईयर की फीस भी कलेक्ट नहीं हो पाई है। फीस कलेक्शन में बहुत बड़ा इश्यू है सभी के सामने। नेक्स्ट ईयर की फीस के बारे में तो अभी हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। और साथ साथ एडमिशन के कमिंग ईयर में एडमिशन भी बहुत बड़ा संकट सभी के सामने है, कितने एडमिशन हो पाएंगे, क्योंकि देखिए एडमिशन से रेवेन्यू जनरेट होगा, और अगर एडमिशन में कमी आ पाएगी कोरोना की वजह से, नो डाउट पेरेंट बहुत स्केयर्ड है। और गेटन नोएडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट पूरे यूपी से आता है, और आज की डेट में अगर बनारस का या गोरखपुर का या किसी ईस्टर्न पार्ट का है, वो गेटन नोएडा नहीं आना चाह रहा, पेरेंट्स भी उसे भेजने में डर रहे हैं। तो इससे इनफैक्ट एडमिशन से कहीं आ रहा है, तो अगर एडमिशन कम होंगे तो रेवेन्यू कम जनरेट होगा, तो सब सिस्टम और सर्कुलेशन अपने आप में रुक जाता है। तो सर, ये प्रॉब्लम कॉलेज के साथ है, जिसको हमें देखना पड़ेगा। क्या कहना है? सर, एक्चुअली जहां तक मुझे लगता है कि पहले तो फीस बहुत सारे लोगों की अभी भी आनी बाकी है, और हमने उनको रियायत दे रखी है कि भाई आप जैसे हो वैसे देते रहिए, मंथली इंस्टॉलमेंट में देते रहिए। तो ऐसे में हमने तो अपने टीचर से कम्युनिकेशन जनरली यही बना के रखा है कि देखिए, आप पार्ट और पार्सल ऑफ सिस्टम है, और जैसे सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हम सबको बिहेव और अडॉप्ट करना है। तो अगर आप अपने आप को हमारा हिस्सा मानते हैं, तो ऐसे में जैसे हम सफर कर रहे हैं वैसे थोड़ा बहुत सफर आपको करना पड़ सकता है। बट गिवन कि हमने उनसे कम्युनिकेशन बना रखा है, वी टॉक टू आवर टीचर्स एज दे आर पार्ट ऑफ फैमिली, सो बेसिकली दे अंडरस्टैंड इट। और मुझे लगता है कि ऐसा ज्यादातर टीचर्स को ये बात समझनी चाहिए कि अगर सिस्टम रहेगा तो वो रहेंगे, सिस्टम ही नहीं रहेगा तो बचेंगे कहाँ से। पवन जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? ओके, पवन जी आई थिंक ऑफलाइन हो गए। अनुज जी, आप कंटिन्यू करिए अपना दूसरा सुझाव। सर, मैं फीस सैलरी के बारे में ही सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमने अपने टीचर से बात करके ओपन प्लेटफॉर्म पे उन्हें कन्वे किया, इंस्टेड ऑफ 100% विल पे यू 85%, 15% आप समझ लीजिए कि आपकी कन्वेंस के उसके बेसिस पे हम डिडक्ट कर रहे हैं, जो आपका खर्च नहीं हुआ। 85% में से हमने उन्हें 50% जून की सैलरी भी हम 10 जून को रिलीज कर चुके हैं, और 35% के लिए हमने उन्हें 31 सितंबर की ओपन डेट दी हुई है कि हम आपका फीस कलेक्शन आ जाएगा 31 सितंबर तक, और हम सारी पेमेंट आपको क्लियर कर देंगे। ओके, और सुझाव आपका क्या है अनुज जी? लास्ट आपका सुझाव। सर, मेरा सुझाव ये है कि हमारा देश उस देश में से है जहाँ पे नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं। हमें ऐसे विश्वविद्यालयों की आगे भी ज़रूरत है। उसके लिए जो गवर्नमेंट एजुकेशन रेगुलेटर्स हैं, जैसे शुरू में बात हुई कि वो सोचते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उन्हें प्रमोट एंड सपोर्ट के उस पर चलना चाहिए, फॉर्मूले पे। और 85% ऑफ द एजुकेशन या 80% ऑफ द एजुकेशन जो अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं, उन्हें अच्छी नज़र से देखना चाहिए, अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपने माइंडसेट को चेंज करके ब्रॉड करना चाहिए। अभी वो बहुत नैरो माइंडेड चलते हैं, उसे ब्रॉड करके चलना चाहिए, रादर देन कि दे थिंक दैट दे आर मनी मिंटिंग मशीन्स। दे मस्ट कंसिडर एज पार्टनर, डियर पार्टनर्स जो है। तो अगर वो होता है तो उससे हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे जाएगा।
एक चीज सर मैं और बहुत जरूरी बोलना चाहूंगा कि हमें अपने यंग जनरेशन में, जो अर्पित जी ने कहा, यंग जनरेशन हमारा फ्यूचर है, उनके अंदर एक चीज इन्वाइव करना बहुत जरूरी है, बच्चों के अंदर देश प्रेम। ये नहीं कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं गुजरात का हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, वी ऑल फ्रॉम इंडिया ओनली। ये चीज इन्वाइव करना बहुत जरूरी है उनके अंदर। अगर देश प्रेम आएगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश हमें आगे लेके नहीं जाएगा सर, हमें सबको मिलके देश को आगे ले जाना है। वेरी गुड। पवन जी, मुझे ये बताइए कि ये जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को आप टेक ओवर नहीं कर सकते? गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, आपको चांसलर बना दे। पवन जी, अनुज मंगल जी, मयंक जी मिल के चलाइए जेएनयू को, सारा देश प्रेम 1 मिनट में आ जाएगा। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये दो मनीष जी को बना दीजिए चांसलर उसका, जेएनयू का, अपने आप शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ का जो टॉप लीडर बैठा हुआ है तो उसका सोच वही नीचे ऊपर अटक आती है। तो हमारा ये एक दिन में नहीं होता सर, काफी दिनों से लगाते लगाते जो हमारी जो मानसिकता है, सोच को बदलते बदलते बदल पाएंगे तो वहाँ बदल पाए उन्होंने। अदरवाइज वहाँ भी एक से राष्ट्रभक्त है, तभी वहाँ कुछ खबरें बाहर आप पहुँच पा रही है। सर हकीकत ये है कि जो स्टूडेंट और टीचर का संबंध होता है, वो जो भी आपने सभी महानुभाव लोग बोल चुके हैं, एक गुरु और शिष्य का जो एक परंपरा होती है, बड़ी परंपरा होती है। इससे बड़ा रिश्ता सब दुनिया में नहीं होता है। तो वहाँ के जो टीचर्स हैं या वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, उनकी वजह से ये बच्चे इस तरह की भाषा बोलते हैं। अगर हमारे प्रोफेसर्स भाषा अच्छी अपनी सोच को अपने मानसिकता को बदल दें तो सारे स्टूडेंट अपनी मानसिकता बदल देंगे। मानसिकता तो ऊपर से आती है, बच्चे थोड़ी ना मानसिकता। बिल्कुल बिल्कुल। पवन जी एक बात बताइए, पवन जी एक बात बताइए, गवर्नमेंट जब कोई इंडस्ट्री खराब काम करती है या कोई एस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं करती, तो गवर्नमेंट उसको BIFR लाके सेल पे लगा देती है। जी जी। तो जेएनयू को ऑन सेल नहीं लगा सकते कि भाई जो अच्छा चांसलर है वो चलाए जेएनयू को और प्राइवेटाइज कर दें? ऐसा नहीं हो सकता सर। हो तो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा इस पर। और सर एक नियम तो लाना ही चाहिए कि जहां पर राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं है, राष्ट्र के लिए हम समर्पित नहीं है, तो वहां पर सबसे ज्यादा पैसा जाता है। तो गौर करिएगा सर, आप हिंदुस्तान का मैक्सिमम जो पैसा जाता है, तो वहां पहुंचने के बावजूद वहां की मानसिकता हम नहीं बदल पा रहे हैं। इस पर तो सख्त कदम उठाना चाहिए सर। और हम उसको लगता है पैसा अगर छोटे छोटे कॉलेज में बांट दिया जाए तो ये कॉलेज वो अपने आप को, इस जेएनयू जैसे कॉलेज को अपने आप बंद करा देंगे, क्योंकि वहां पर तो हमारे इतना बड़ा कर देंगे, वो सब लाइन में छोटी हो जाएगी, हमारी लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। बस वो पैसा ट्रांसफर करता है अपने आप सब छोटी। मनीष जी एक बात बताइए कि हमारे देश में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर गवर्नर होते हैं जी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। क्या ये सही है? क्या गवर्नर को चांसलर होना चाहिए? आप मुझे बताइए कि आप एक इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, आप किसी वाइस चांसलर या किसी चांसलर से कम हैं? क्या आपका रोल कम है? सर एक्चुअली हमारा रोल बेसिकली एक विजन में होता है कि हम किस विजन में, किस डायरेक्शन में, किस लेवल पे जाते हैं। लेकिन एक्चुअली इतना ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, स्पेशली इन आर्किटेक्चर प्रोफेशन के जो एजुकेशन है, कि एक लेवल के बाद हमारा इनोवेशन रुक जाता है बिकॉज ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं। क्यूरिकुलम में आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से लेके आइए, AKTU तक जाइए, उसके बाद फिर आपके बहुत सारी फीस रेगुलेटरी, बहुत सारे इश्यूज है जहां पर हम फंसते चले जाते हैं। और वो ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो हमें किसी स्तर पर भी जो हमारे एफर्ट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। चांसलर कोई भी रहे, चाहे वो रहे, लेकिन आप मेरे सिस्टम से बाहर चले जाइए। दैट्स व्हाट वी वांट, बिकॉज हम एक पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं टू एक्चुअली मोल्ड थिंग्स, और उसके बाद अगर हमारे सारे जो एफर्ट्स हैं वो जा करके एक जगह पर जाके रुक जाते हैं तो इवेंचुअली, और उसके बाद फिर एक्चुअली अगर हम उनसे बोलते हैं कि चीजों को आप ठीक करिए, तो ये बोलते हैं कि आपने डिसाइड किया खोलने का, हमने थोड़ी डिसाइड किया। तो ये एक बहुत ही मयंक जी, वेरी गुड मनीष जी, वेरी गुड मनीष जी। अच्छा मयंक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट निकाला, ठीक है, अनाउंसमेंट निकाला कि गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्थापित किए। तो अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में ये आया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स उनको चला सकते हैं वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दीजिए। क्या ये बेतुकी नहीं है भाई? पहली बात तो आपने गवर्नमेंट में पॉलिटेक्निक खोले क्यों? पहले ही आपको प्राइवेट को साथ लेके खोलना चाहिए था।
यदि खोल दिया है तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्यों बता रहे हैं? आप जाइए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में और बांट दीजिए इक्वली, कि अगर आपके पास 1000 पॉलिटेक्निक हैं, 1000 इंस्टीट्यूट पिकअप करके एक एक इंस्टीट्यूट उनको रिक्वेस्ट करके दीजिए। जो चीज रिक्वेस्ट करके देनी चाहिए वो चीज आप हीरो बन के आप बोल रहे हो कि साहब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दो, फिर हम सेलेक्ट करेंगे। ये बेतुका नहीं है सर, ये बिल्कुल बेतुका इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि मैंने भी उसको पढ़ा था, समझा था। उसके अंदर सबसे अच्छी बात जो गवर्नमेंट की है वो ये है कि जो भी पॉलिटेक्निक्स ठीक चल रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं अपने आप में। गौतम बुद्ध नगर के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मैंने उसको देखा, वो उस लिस्ट के अंदर है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ वही कॉलेजेस दिए हैं जो कि बिल्कुल रूरल एरिया के अंदर है, जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता, जहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन लेना पसंद नहीं करता, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उनको टेक ओवर कर लें। और आप ये खुद बताएं, जब गवर्नमेंट, जिसके पास इतनी फंडिंग, इतने रिसोर्सेज, सब कुछ है, अगर गवर्नमेंट नहीं चला पा रही तो क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उस जंगल में जाके उस पॉलिटेक्निक कॉलेज को चला पाएगा? और आपने सिर्फ वही पॉलिटेक्निक कॉलेजेस दिए हैं जो लॉस में चल रहे हैं। प्रॉफिट वाले आपने क्यों नहीं दिए? आप अगर सिमिलरिटी रखना चाहते हैं तो सबके लिए एक रूल रखिए, इफ ऑल पॉलिटेक्निक कॉलेजेस मींस ऑल पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। फिर आप उसको आप कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं कि जो प्रॉफिटेबल है वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, जो लॉस में है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दे दिए जाए। सर, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अगर कोई कोई वी ऑल आर प्राइवेट प्लेयर्स, अगर हम कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो कितनी मेहनत हमारी लगती है, कितने लोग बैंक से लोन लेते हैं, कितने लोग अपना अपना परिवार तक, अपना घर तक गिरवी रख के इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हैं, किस तरह का पेन लेते हैं। और उस पेन को समझे अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट करे तो शायद हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। सर, मैं आपको अपना IMT का उदाहरण देता हूँ। 24 साल पहले तो हमने भी खुद बैंक से लोन लिया, अपना घर गिरवी रखा। आज IMT ग्रुप के अंदर 18,000 छात्र पढ़ रहे हैं। ये सब ईश्वर की देन है। लेकिन सर, वो जो दिन थे वो हम कैसे भूल जाए, उनमें कितना पेन लेके वो सब शुरू किया था। आज सबको लगता है कि इतना शो ऑफ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन सर उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, अगर वो लोग उसको भी समझे तो शायद हमारा दर्द वो समझ पाएंगे और हमारी बात को अपने तक समझ पाएंगे। सर अनुज जी, आपका क्या कहना है? सर एग्जैक्टली मयंक जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारा दर्द कोई नहीं समझता। वाकई हमने कहाँ से मेहनत शुरू की थी। वी आल्सो स्टार्टेड इन 2002, जो कि बहुत छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू की थी, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए हमने भी अपना घर गिरवी रखा, पता नहीं कहाँ से कितने तरीके के लोन उठाए, और आज भी लोन के नीचे दबे हुए हैं अच्छे खासे। अगर वो दर्द हमारा समझे तो शायद वो हमें अपने पार्टनर बना सके, अदरवाइज हम पार्टनर नहीं बन पाएंगे कभी। मनीष जी। सर, दर्द तो बहुत है, वो आप भी जानते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने झेली हैं, और शायद और भी झेलने को तैयार है। बस मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है कि हम जो भी एफर्ट्स लेते हैं वो जा करके गवर्नमेंट या उस सेक्टर में जा करके लड़के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो होती है वो एक पूरे देश या क्षेत्र के लिए बनाते हैं, और हर क्षेत्र और देश अलग है। इसलिए जो पॉलिसी होनी चाहिए उसका जो बड़ा हिस्सा होना चाहिए वो इंस्टीट्यूट स्तर पे ही बनना चाहिए, चाहे वो सिलेबस हो, एकेडमिक्स हो, या फीस हो, या बहुत सारी चीजें हों। आप 20 से 30% की पॉलिसी अपने पास रखिए, बाकी हमारे पास रखिए, हम संभाल लेंगे हर चीज। मनीष जी, आप तो गोरखपुर में हैं। जी सर। और योगी जी वहीं विराजते हैं, आते रहते हैं, पूजा अर्चना करने भी आते रहते हैं। आप उनसे जाकर मिलते क्यों नहीं, और उनसे क्यों नहीं कहते कि जो आर्किटेक्चर के टेस्ट हैं या जो एंट्रेंस टेस्ट है वो हिंदी में हो? अभी डाटा है वो हिंदी में हो। अभी सर मेरी उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई थी, लेकिन वो चूंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ इसलिए प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में उनसे, जो उनके पब्लिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए मुलाकात हुई थी। मुझे लगा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त चूंकि अचानक से मिलना हुआ तो चिट्ठी लेकर के मैं जा नहीं पाया एक्चुअली, और चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो। लेकिन हाँ, ये है कि मैं निश्चित तौर पे इस पूरी चीजों को लेकर के उनके पास मिलूंगा। अच्छा, ये बताइए, आप चेयरमैन हैं आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट के, क्या आपके मन में नहीं होता कि पवन सिंह जी के यहाँ भी आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट आप स्थापित करो, अनुज जी के यहाँ करो, मयंक जी के यहाँ करो, एक डिवोशन, डेडिकेशन देश के लिए आप सारे इंस्टीट्यूट में आर्किटेक्चर की ब्रांच क्यों नहीं खुलवा देते? अब सर ये तो इनके ऊपर है। आपको पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल जाएगा आप यदि ऐसा करो, थोड़ा समय निकालो। जी
एक्चुअली क्या है सर, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत स्ट्रगल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाकी सारे कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं, आर्किटेक्चर में बिना एप्टीट्यूड टेस्ट के एडमिशन्स ही नहीं होते हैं। तो हमें बहुत लेवल पर लड़ना पड़ता है और एक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों को और फिर इतने रेगुलेशंस को झेलते हुए पढ़ना पड़ता है कि शायद उसको समझना और करना, हर व्यक्ति को एडवाइस करना भी पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनको भी बहुत झेलना पड़ जाएगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कितना हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे में किसी को अगर करना है तो उसका सिंपल एक रीजन ये होना चाहिए कि दे स्टडीड की डिजाइन एनवायरनमेंट में का इम्पैक्ट कितना शहर पे पड़ता है। आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो शायद किसी आर्किटेक्ट का किया धरा है एक्चुअली। तो अगर आप उस चीज को समझते हैं और आप करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप जाइए, गो अहेड विद इट। जी, वेरी गुड। अनुज जी, लास्ट पॉइंट। यस सर, लास्ट पॉइंट बोलिए आप, एक पॉइंट केवल अंत में। सर देश प्रेम। ओके मयंक जी, बच्चों में जागृत करना बहुत जरूरी है। नो, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। मयंक जी। सर गवर्नमेंट हमको हमारे ऊपर ट्रस्ट करे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पैसा कमाने की मशीन ना समझे, तो ये एक विश्वास के साथ समझे कि हम लोग देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान हमारा है और हम लोग यूथ से कनेक्ट हैं और देश के लिए अच्छा सोचेंगे, अपने यूथ के लिए अच्छा सोचेंगे। ये मैं लास्ट में अच्छा मयंक जी, आप मेरे से प्रॉमिस करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे अपने टीचर्स के प्रोफाइल और ये हाईलाइट करेंगे और बताएंगे कि ये आपकी कैपेबिलिटीज हैं? बिल्कुल सर, हमारी मैक्सिमम चीजें हाईलाइट है वेबसाइट के ऊपर और टीचर्स प्रोफाइल के बारे में काफी प्रोफाइल हमने ऐड कर रहे हैं और हम ऐड कर रहे हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम लोग ऐड कर रहे हैं। विद इन आप मुझे एक हफ्ते बाद मेरी वेबसाइट देखेंगे तो मेरे सारे टीचर्स के प्रोफाइल आपको मिल जाएंगे उसको। वेरी गुड। पवन जी, लास्ट स्टेटमेंट आपका। सर मैं बताना चाहूंगा कि शिष्य, गुरु, हमारा समाज, ये तीनों का सामंजस्य बड़ा जैसा होना चाहिए। और हम लोग सर बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे टीचर सब बड़ी मेहनत करते हैं। हाँ, टीचर मेरे मास्टर होते हैं, पुराने जमाने मास्टर हुआ करते थे। प्रोफेसर काम करते हैं कि लेक्चर दिया, आपको समझ आया ठीक, नहीं समझ आया ठीक। जो छोटे इंस्टीट्यूट सर, मैं जितने भी पूरे देश के इंस्टीट्यूट छोटे हैं, ये सारे इनकी जो फैकल्टी होती है वो जस्ट लाइक सर मास्टर होते हैं। मास्टर बच्चों को समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, नहीं समझाते हैं, फिर समझ नहीं आता, फिर समझाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। तो जो एक हमारी सरकार से और जो समाज से और हमारे सभी दर्शक, न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आपने इतना पवित्र कार्य किया है और खंडा साहब को ला करके आपने सल्यूट करने का काम दे दिया है कि सर ने इतने बहुत तरीके से कैलकुलेट किया। एक एक चीज को, जो सामाजिक समस्या है, देश की समस्या है, एंटरप्रेन्योर समस्या है, सारी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म रख करके और सोल्यूशन भी साथ साथ, ये बड़ी बात है। समस्या और समाधान एक साथ आना, ये बड़ी बात है। तो मैं इसी उसमें कहना चाहूंगा कि इस कोरोना लॉकडाउन में इतना बड़ा आपने काम कर डाला और इसके लिए सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ 10 न्यूज को, सर आपको, अपने साथियों को, और उससे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ सभी दर्शकों को कि सारे दर्शक लगातार साथ बने हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत कुछ आप लोग लेके यहाँ से गए होंगे और बहुत बड़ा पवित्र कार्य कर डाला है। और मैं बहुत समाज के लिए, समाज को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अच्छा संस्कार, रोजगार। जी सर, जी सर। मुझे ये बताइए कि एक तो आप अपने इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर स्टार्ट करो, सब लोग एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ये कोर्सेज स्टार्ट करो। ओके, और दूसरा ये है कि आप अपने आप को 10 वर्ष के बाद कहाँ देखते हैं? सर मैं सोच सकता हूँ मैं देश के लिए बड़ा काम करने वाला हूँ। ये देश करवा लेगा हमसे, ये ऊपर वाला बहुत बड़ा काम कराएगा। क्या काम कराएगा ये पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम कराने वाला है, ये मुझको पता है। मनीष जी 10 वर्ष बाद कहाँ देखते हो अपने आप को? सर मैं तो यही सोच, मेरा एक्चुअली कर्म भूमि, सारी भूमि मैं गोरखपुर ही मानता हूँ। अगर मैं 10 साल में गोरखपुर मत छोड़ना। हाँ, जो भी, अगर गोरखपुर को ही मैं अपने स्तर पे बहुत कुछ बदल दूं तो शायद देश अपने आप धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। वेरी गुड। 10 साल याद रखना, 10 साल बाद मिलेंगे। गोरखनाथ जी का धाम है गोरखपुर, तो बेस्ट है वर्ल्ड में। वेरी गुड। मैं अनुज जी, आप 10 साल बाद? सर मैं कभी भी फैकल्टी मीटिंग करता हूँ तो एक लास्ट में विनती जरूर करता हूँ अपने टीचर से, और उनसे कहता हूँ कि जो सपने आप अपने बच्चों के लिए उनके टीचर से देखते हैं, वही सपने इनके पेरेंट्स, इन बच्चों के पेरेंट्स आप लोगों से देखते हैं। प्लीज़ उन सपनों को पूरा करें, और अगर वो सपना हम पूरा करता रहे तो आगे आने वाले 10 सालों में हम आपकी आशीर्वाद से बहुत आगे पाएंगे अपने। वेरी गुड।
मयंक जी लास्ट। सर देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको अपना गुरु भी मानता हूँ, और जब तक सर देखिए आप जैसे गुरु इस देश में हैं, इस धरती पर हैं, हमारा देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा देश, हमारा संस्था, हमारा ग्रेटर नोएडा, हमारा स्टेट यूपी सब आगे बढ़ता रहेगा, प्रोग्रेस करते रहेंगे, और हम लोग एक अच्छे देश का, अच्छे संस्था का, अच्छे स्टेट का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अर्पित जी हैं नहीं, वो एग्जिट हो गए बिकॉज उनको शायद कोई बहुत आवश्यक किसी मीटिंग में जाना था, तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आज का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत लाभकारी रहा क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं ये मानता हूँ, और ये जो मेरा मानना है ये फलीभूत भी हो, इसके लिए मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो जो बातें बताई हैं वो नीति निर्धारक, पॉलिसी मेकर्स के पास पहुंचे, नीति आयोग तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र सरकार आप जैसे एड्यूप्रेन्योर्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे, और आपको बुलाकर आपसे पूछे कि कैसे उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा हम ग्रामीण क्षेत्रों में दें। आज लोगों को पेंडेमिक ने बता दिया कि वापस अपने गांव जाओ। जो आपने बड़े बड़े मेगा सिटीज बना दिए, इनका कोई महत्व नहीं है और ये सस्टेनेबल नहीं है, केवल गांव आपके सस्टेनेबल है। तो इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में आप लोगों का जो योगदान है उसको नमन करते हुए, और 10 न्यूज को, जिसने मुझे ये राष्ट्र पुनर्निर्माण की जो मेरी एक ये पहल है, ये सोच है, इसको आगे बढ़ाने के लिए अलाउ किया उनके इस चैनल पर, मैं 10 न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको एक बार और प्रणाम करके अभिवादन करता हूं, और उत्तर प्रदेश और पूरे देश में उच्च शिक्षा और स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन टॉप स्तर की हो और भारत फिर विश्व गुरु बने, इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। प्रणाम। प्रणाम।